नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर अपन एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों के लिए एक एक्साइटमेंट का टाइम होगा कि सर ऐसा क्या लेकर के आएँ, कि तो उत्कर्ष परिवार आपके लिए लेकर आया है 360 डिग्री सीरीज। 360 डिग्री का मतलब होता है 360 डिग्री पे अपन पूरी की पूरी नर्सिंग को घुमा के दिखाएंगे। यानी हर एक एग्जाम, हर एक प्रकार का नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम होगा, उसका क्या करेंगे दोस्तों, प्रीव्यू का मतलब किसी भी एग्जाम को देने से पहले अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए ये सीरीज चलाई गई है, जिसका फर्स्ट एपिसोड आज स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर अपन हर एक सब्जेक्ट से डील करेंगे दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ क्वेश्चन डील करेंगे और वही अपना पढ़ने का पैटर्न होगा। पूरे डीप में समझेंगे, पूरे हर एक क्वेश्चन को रैशनल के साथ समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के एक बेहतरीन सेशन की। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर। पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है आज के सेशन का, ध्यान से पढ़िएगा और फिर जवाब दीजिएगा दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द रेशियो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन। किसका रेशियो पूछा है दोस्तों? कार्डियक कंप्रेशन का रेशियो पूछ रहे हैं आपसे। एंड द आर्टिफिशियल ब्रीथिंग, कार्डियक कंप्रेशन का और आर्टिफिशियल ब्रीथिंग का रेशियो पूछा है। पहला ऑप्शन बोल रहा है 60:6, दूसरा ऑप्शन आपसे बोल रहा है 15:2, तीसरा ऑप्शन आपसे बोल रहा है 30:2 और लास्ट पूछ रहा है आपसे 12:3। तो कमेंट फास्ट डियर, क्या जवाब रहने वाला? बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली ये सीरीज। ये आपके मुंह से आप खुद बोल के दिखाओगे कि सर वाह मौज कर दी आज। तो चलेगा, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। कार्डियक कंप्रेशन यानी कोई पेशेंट है जिसका कार्डियक एक्टिविटी रुक जाए, यानी आपका हार्ट काम करना रुक जाए, तब अपन क्या करते हैं दोस्तों? सीपीआर देते हैं मरीज को। क्या लगाते हो? सीपीआर बोले तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसके अंदर अपन क्या करते हैं दोस्तों? पेशेंट को कंप्रेशन भी करते हैं, उसका एयरवे मेंटेन भी करते हैं और उसको ब्रीथिंग भी देते हैं। बोले तो केप फॉर्मूला काम में लेते हैं। क्या करते हैं? कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीथिंग। कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीथिंग। याद रखिएगा, कोई मरीज किसका है दोस्तों? कोई मरीज क्या है? अनरेस्पॉन्सिव है, या उसका हार्ट, उसका कार्डियक काम करना बंद कर दे। काम करना बंद कर दे तो क्या करो? उसको चेक करके उसके हार्ट की वापस से मूवमेंट स्टार्ट करो। और मूवमेंट स्टार्ट कैसे करोगे? हार्ट को कंप्रेस करो। कंप्रेस करने के बाद उसका एयरवे मेंटेन करो। बोले तो उसका जो एयरवे है, एयरवे को ओपन करो। एयरवे को ओपन करके मरीज को क्या प्रोवाइड करवाओ? ब्रीथिंग। तो इसके बारे में पूछा है कि इसका रेशियो क्या होता है, कितनी बार कंप्रेशन करोगे और कितनी बार ब्रीथिंग देंगे। चलेगा, मैक्सिमम बच्चों का सी आंसर आ रहा। थोड़ा सा सीपीआर के बारे में पढ़ते हैं। फुल फॉर्म याद रख लेना, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, और इसी को बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट, बोले तो बीएलएस। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? बीएलएस। एक बार पूछा हुआ है कि एक पेशेंट इमरजेंसी के अंदर आया, उसका कार्डियक अरेस्ट हो गया, बोले तो हार्ट काम करना रुक गया, उसको कौन सा सपोर्ट प्रोवाइड करोगे? तो जवाब देकर के आना था, वहां ऑप्शन सीपीआर नहीं था और जवाब गया था बीएलएस, बोले तो बेसिक लाइफ सपोर्ट। जवाब क्या गया था दोस्तों? बेसिक लाइफ सपोर्ट। कोई भी पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव स्थिति में आता है तो सबसे पहले तो उसको क्या करो? उसकी स्थिति के बारे में पूछो। बोले तो उससे क्वेश्चन पूछो, हाउ आर यू। अब नहीं पूछना होता है, कोई मरीज बेहोश है तो ऐसा, लेकिन फिर भी उससे पूछना होता है कि आप कैसे हो। अगर वहां से कोई आपको रेस्पॉन्ड नहीं आता है तो फिर क्या करना है दोस्तों? उसकी पल्स चेक करो। क्या चेक करोगे? उसकी पल्स रेट चेक करनी है। और पल्स रेट कौन सी चेक करोगे? तो कैरोटिड। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, एडल्ट्स के अंदर कौन सी चेक करोगे? कैरोटिड। कैरोटिड पल्स चेक करोगे एडल्ट्स में। उसके बाद अगर बात करें चाइल्ड में कौन सी करोगे? बच्चों के अंदर करते हैं दोस्तों फीमोरल। कौन सी करोगे? फीमोरल पल्स चेक करोगे बच्चों के अंदर। और लास्ट बात करते हैं फीमोरल बच्चों के अलावा कौन होता है? इन्फेंट, यानी एक तो 1 साल से छोटा बच्चा, उसके अंदर तो चेक करेंगे ब्रेकियल पल्स। कौन सी पल्स चेक करोगे दोस्तों? ब्रेकियल पल्स, यानी जो एंटीक्युबाइटल फोसा में पाई जाती है, ये वाली पल्स चेक करोगे इन्फेंट के अंदर। दूसरा, अगर कोई बच्चा किसने एज का 1 से 8 साल वाला होता है, उसको अपन बोलते हैं चिल्ड्रन। उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? चिल्ड्रन। कौन सी चेक करोगे? फीमोरल पल्स चेक करोगे। कौन सी? फीमोरल। पहला ऑप्शन लिखा है एडल्ट। एडल्ट का मतलब मोर देन 8 ईयर वाला, 8 साल से बड़ा जो भी है उसको एडल्ट मानना है। उसके अंदर कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। कौन सी? कैरोटिड। और याद रखिएगा, कैरोटिड पल्स कितने टाइम तक चेक करनी है? ऐसे नहीं लेकर के बैठ जाओ घंटे भर की, अभी फील नहीं हो रही। फील करनी है ओनली अप टू 10 सेकेंड। कितने टाइम के लिए दोस्तों? 10 सेकेंड के लिए चेक करनी है। कितने टाइम के लिए? 10 सेकेंड के लिए। अगर 10 सेकेंड के अंदर आपको रेस्पॉन्ड मिलता है या नहीं मिलता है, क्या स्टार्ट कर दो? केप फॉर्मूला। बोले तो पहले तो कंप्रेशन करो, और 1 मिनट में कितने कंप्रेशन करने हैं? तो याद रखिएगा 100 से 120 कंप्रेशन करने।
1 मिनट में कितने कंप्रेशन करोगे? 100 से 120 कंप्रेशन करोगे डियर। नेक्स्ट फिर क्या करना है? उसका एयरवे मेंटेन करना है, क्योंकि खाली कंप्रेशन करने से कोई हर्ट को पिचकाना थोड़ी है, हर्ट को खाली पिचकाना थोड़ी है। कंप्रेशन करने के बाद एयरवे को मेंटेन करो, और एयरवे को मेंटेन करने के बाद उसको क्या प्रोवाइड कराओ? ब्रीथिंग प्रोवाइड करवानी है, यानी चाहिए माउथ टू माउथ दो, चाहिए किसी आर्टिफिशियल एम्पू बैग से दो, उसको ब्रीथिंग प्रोवाइड करवानी है। याद रखिएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि कंप्रेशन और ब्रीथिंग का रेशियो क्या रहता है? तो कंप्रेशन और ब्रीथिंग का रेशियो रहता है दोस्तों 30:2। कंप्रेशन और ब्रीथिंग का रेशियो क्या रहने वाला है? 30:2। यानी पेशेंट को 30 तो कंप्रेशन दो, 30 कंप्रेशन देने के बाद क्या दोगे? ब्रीथिंग दोगे, फिर से 30 कंप्रेशन दोगे, उसके बाद क्या करोगे? पेशेंट को ब्रीथिंग प्रोवाइड कराओगे। ये वाला रेशियो रहेगा। ये कंडीशन किसके अंदर रहती है? अगर 1:4 होगा, यानी एक बंदा ही कंप्रेशन देने वाला हो, एक बंदा ही ब्रीथिंग देने वाला है, तो उसको क्या समझाओगे दोस्तों? एक बार कंप्रेशन दे दिया 30, फिर आप ब्रीथिंग दोगे। क्लियर है ना? ये रेशियो रहता है 1:4 में। किसके अंदर? 1:4। और ये कंडीशन फॉलो होती है तीनों में। अगर एक ही बंदा कंप्रेशन और ब्रीथिंग देने वाला है, तो चाहे एडल्ट हो, चाहे आपका चाइल्ड हो, चाहे इन्फेंट हो, सब में एक ही रेशियो रहने वाला है। बात को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन यहां से बनेगा दोस्तों। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है 2:4। अगर कंप्रेशन देने वाले, ब्रीथिंग देने वाले 2 बंदे हैं, कितने बंदे हैं दोस्तों? 2 बंदे हैं, तो एडल्ट के अंदर तो यही रेशियो रहेगा 30:2। एडल्ट के अंदर तो फिर भी 32, चाइल्ड के अंदर भी क्या रहेगा? फिर से 32, लेकिन इन्फेंट के अंदर रेशियो बदल के क्या हो जाएगा? 15:2। याद रखिएगा, अगर 2:4 है बोले तो 2 बंदे कंप्रेशन वाले हैं, 2 अलग अलग बंदे हैं, तो एक बंदा कंप्रेशन करेगा और एक बंदा क्या कराएगा? ब्रीथिंग देगा। और इन्फेंट वाली कंडीशन में क्या जवाब जाएगा? 2:4 होने पर 15:2। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है ना? ये अपन ने मोटे मोटे रूप में सीपीआर को पढ़ लिया। जवाब क्या जाएगा? सी। जवाब क्या जाएगा दोस्तों? सी। चलेगा, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम बच्चों का राइट आंसर था दोस्तों। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? ध्यान से पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। द कलर यूज फॉर टैगिंग ए डेड बॉडी। डेड बॉडी के लिए कौन सा कलर कोड काम में लोगे डियर? कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट। एक भी बच्चा ऐसा नहीं हो जो इस लाइव सेशन से जुड़े और कमेंट करने में हिचकिचाहट महसूस करे डियर। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, क्या जवाब रहने वाला है? वेरी गुड। हाँ, 15:2 होता है डियर इन्फेंट के अंदर। अगर 2:4 होगा तो कलर कोड किसके बारे में पूछा है? डेड बॉडी के बारे में। अगर किसी व्यक्ति की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उसको कौन सा कलर कोड दोगे? क्या उसको येलो कलर कोड दोगे? क्या उसको ब्लैक देंगे, या रेड देंगे, या ग्रीन? क्या कलर कोड काम में लोगे डियर? जल्दी से बता दीजिएगा। बी आंसर आ रहा है मैक्सिमम बच्चों का। बोले तो ब्लैक, आपके अनुसार ब्लैक आंसर आ रहा है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बहुत बढ़िया डियर। चलिएगा, बात करते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को आप येलो कलर कोड दे रहे हो तो क्या प्रदर्शित कर रहा है? एम्बुलेंट्री पेशेंट। कौन सा पेशेंट है वो? एम्बुलेंट्री। बोले तो उसके अंदर ज्यादा कोई बीमारी नहीं है, वो चल फिर सकता है, घूम फिर सकता है। आप अगर एक वार्ड से दूसरे वार्ड में भेजोगे तो वो जा सकता है। कौन सा कलर कोड हो गया? येलो। लास्ट में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? रेड। रेड लेते हैं इमरजेंसी के लिए। किसके लिए? इमरजेंसी। वो भी कौन सी? हाई क्वालिटी। हाई इमरजेंसी के अनुसार या पेशेंट को हाथों हाथ रिससिटेशन की जरूरत पड़ेगी। कितने टाइम के लिए? विद इन 6 आवर। अगर आपने इस पेशेंट का 6 घंटे के अंदर अंदर ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या हो जाएगा? क्रियाक्रम खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा, रेड कलर होता है हाईली के लिए, सबसे ज्यादा। पेशेंट को 6 घंटे में अटेंड कीजिएगा। फिर लिखा हुआ है ग्रीन। ग्रीन कलर किसके लिए? सॉरी, ग्रीन कलर होता है दोस्तों एम्बुलेंट्री के लिए। ग्रीन कलर आपका किसके लिए होगा? एम्बुलेंट्री। ग्रीन कलर वापस से चेंज कर दीजिएगा दोस्तों, ग्रीन कलर एम्बुलेंट्री के लिए होगा। और येलो कलर होता है 6 to 24 आवर्स में पेशेंट को क्या देनी है? अटेंशन। यानी पेशेंट हाईली अर्जेंट के अंदर कौन सा आएगा? तो अर्जेंट कंडीशन में आपका रेड वाला आएगा। उसके बाद बात करते हैं कि कौन सा रहता है? येलो वाला पेशेंट। उसको आप 6 से 24 घंटे के बीच बीच में अटेंड करना होगा। लास्ट कंडीशन क्या लिखी हुई है? ग्रीन कंडीशन। बोले तो मरीज क्या है? एम्बुलेंट्री पेशेंट है, चल फिर सकता है, घूम फिर सकता है। और बी ऑप्शन लिखा हुआ है ब्लैक। याद रखिएगा, ब्लैक पूछ ले चाहे ब्लू पूछ ले, किसके लिए जाएगा दोस्तों? डेड बॉडी के लिए। किसके लिए जाएगा? डेड बॉडी। राइट आंसर जाएगा बी।
कलर कोड याद रखिएगा, हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर ये टैगिंग का कलर कोड अलग आता है, एक इमरजेंसी सिचुएशन में अलग आता है। कई बच्चों ने ब्लू कमेंट किया था, तो ब्लू कार्डियक का होता है, सही बात है दोस्तों, ब्लू कार्डियक के बारे में होता है, वो अलग होगा, अपन अलग से डिस्कशन करेंगे। याद रखिएगा ये जो टैगिंग सिस्टम है इसके अंदर अपन 3 चीजें पढ़ते हैं, अर्जेंट, इमरजेंट और एम्बुलेंट्री और डेड बॉडी। तो सबसे ज्यादा इमरजेंट कौन सा होगा? रेड कलर। अर्जेंट कौन सा होता है? येलो कलर वाला। येलो वाले को क्या बोलोगे? अर्जेंट। एम्बुलेंट्री किसको बोलोगे? ग्रीन कलर को। और ब्लैक कलर या ब्लू कलर डेड बॉडी के लिए रहेगा। मैक्सिमम बच्चों का राइट आंसर था बी। बहुत बढ़िया दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और गलत होने की संभावना भी रहेगी दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा। जी हाँ, चाइल्ड एब्डक्टेड के लिए पिंक कलर कोड होगा, वो फर्दर क्वेश्चन आ जाएंगे। अब 360 डिग्री जब सीरीज लिख दी है तो आगे आगे देखिए क्या कमाल होते हैं। बस करना कुछ नहीं है, सेशन को डेली अटेंड करना है और फुल थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आंसर को पुट करना है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन यू कम अक्रॉस ए पर्सन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। व्हेन यू कम अक्रॉस ए पर्सन, आप जब जा रहे थे तब पर्सन लाइंग अनरेस्पॉन्सिव ऑन द रोड, जब आप रास्ते से गुजर रहे थे तो रास्ते पर एक अनरेस्पॉन्सिव पर्सन मिला है आपको, बोले तो एक बेहोश हुआ हुआ व्यक्ति दिखा है। यू फर्स्ट एक्शन शुड बी, आप पहला काम क्या करोगे? ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्या पूछा है क्वेश्चन से। आप किसी रास्ते से गुजर रहे थे, जैसे ही आप रास्ते से गुजर रहे थे, गुजरने के दौरान आपने एक अनरेस्पॉन्सिव पर्सन को रोड पे देखा है, आप सबसे पहला काम क्या करोगे? पहला बोल रहा है मेक द पर्सन ऑन लाइन ऑन वन साइड, उस पेशेंट को एक साइड में सुला दोगे। दूसरा बोल रहा है कॉल एंड एम्बुलेंस एंड स्टार्ट सीपीआर, एम्बुलेंस को कॉल करोगे और पेशेंट का सीपीआर स्टार्ट कर दोगे। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है मेक द पर्सन टू सिट, उस पेशेंट को बिठा दोगे। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है लीव द पर्सन एंड वेक अप हिमसेल्फ, उस व्यक्ति को वहीं पे छोड़ करके टाटा बाय बाय करके निकल जाओगे। क्या करोगे दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। मैक्सिमम बच्चों का ए आंसर आ रहा है, कुछ बच्चे बी कमेंट कर रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा, यही लॉजिक रहेगा। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन यहीं पे घूम रहा है, ए और बी में ही कंफ्यूजन है, मुझे पता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम के दौरान देखने को मिलेगा डियर। चलेगा, जब कभी भी आपको ऐसा पेशेंट दिखे तो उसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहने वाली है? उसको रोड से साइड करो, क्योंकि अगर वहां से साइड पे नहीं करोगे, दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? कॉल एम्बुलेंस एंड स्टार्ट सीपीआर, एम्बुलेंस को कॉल करके सीपीआर स्टार्ट कर दिया तो दूसरी गाड़ी आएगी और आपको फिर से लेकर के चली जाएगी। ऐसा नहीं करना। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? कभी भी इंजरी साइड से पेशेंट को दूर करना, चाहे आग लगी हो तो भी आग से दूर करो, चाहे एनिमल्स ने काट दिया है, कई बार क्वेश्चन बनता है कि एक पेशेंट जंगल में था और सांप ने काट दिया, क्या करो? तो उसको सेफ प्लेस पे ले जाओ। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहती है दोस्तों? सेफ प्लेस। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा रहती है सेफ प्लेस पे ले जाओ, यानी कम से कम जो इंजरी पहुंचाने वाली चीजें हैं उनको तो साइड में करो। फर्स्ट आंसर ही राइट आंसर रहेगा दोस्तों। पेशेंट को कहां पर ले जाना है? ए राइट आंसर रहेगा। सेकंड प्रायोरिटी क्या रहेगी? एम्बुलेंस को कॉल करेंगे और जब तक एम्बुलेंस आएगी तब अपन सीपीआर देंगे। जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक आप क्या करोगे दोस्तों? सीपीआर दोगे। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी और ये हो गई सेकंड प्रायोरिटी। ध्यान से पढ़िएगा। तीसरा बोल रहा है पेशेंट को बिठा दें, बिठाना नहीं है दोस्तों, पेशेंट तो बेहोश है, कैसे बिठा दोगे? बिठाने का यहां कोई रोल नहीं होगा। और लास्ट में बोल रहा है कि लीव द पर्सन एंड अवेक, पेशेंट को छोड़ करके वहां से निकल जाओगे तो अपनी इंसानियत नहीं प्रदर्शित कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, पेशेंट की मदद करनी है। लास्ट ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। अब दो में क्वेश्चन में ध्यान से देखना, अगर मैं क्वेश्चन के अंदर ये जो साइड लिखा है इसके आगे लाइन और लिख देता हूं, अगर यहां पर क्या लिख देता हूं दोस्तों? साइड लाइन, अगर यहां पर ये लिख देता तो फिर क्या जवाब जाता? वापस से कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। वापस से थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया मैंने, क्या लिख दिया है? पहला ऑप्शन बोल रहा है मेक द पर्सन टू लाइन ऑन वन साइड लाइन, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कॉल एम्बुलेंस एंड स्टार्ट सीपीआर। अब जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्या जवाब रहने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन की वही लैंग्वेज है, अभी भी भाई साहब रोड पे ही है। पहला ऑप्शन तो बोल रहा है कि मरीज को साइड लाइन दे दो और दूसरा ऑप्शन बोल रहा है एम्बुलेंस को कॉल कर दो। क्या करने वालों? कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, क्या जवाब रहने वाला है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिएगा, बी आंसर आ गया। याद रखिएगा यहां साइड लाइन नहीं देनी होती है। पहला ऑप्शन इसलिए सही था क्योंकि अपन ने बोला था कि जो प्लेस था जहां पर इंजरी हुई है मरीज को, वहां से रोड के साइड में ले जा रहे हैं। जब वहां से रोड के साइड में ले जा रहे हो तो ये अपनी सेफ प्लेस पे ले जा रहे हो मरीज को, अच्छी बात थी। और अब अपने ऑप्शन ने क्या बोलना शुरू कर दिया कि पेशेंट को साइड में लेटा दो, साइड लाइन पोजिशन दे दो। तो साइड लाइन पोजिशन देकर के मरीज को कोई एनिमा नहीं लगाना,
है, साइड लाइन पोजीशन यहां पर नहीं देनी होती। वेरी गुड डियर, जो बात मैं आपको बताने वाला था वो आपको पता चल गई, बहुत बढ़िया। अपना क्वेश्चन अगर इसी प्रकार का आपको देखने को मिले तो फर्स्ट आंसर क्या जाएगा, साइड में ले लो मरीज को। और अगर पहले ऑप्शन में साइड लाइन पोजीशन का बोल दिया तो फिर अपना जवाब क्या हो जाएगा, एम्बुलेंस को कॉल कर दो, जब तक एम्बुलेंस आएगी क्या स्टार्ट कर दो, सीपीआर। बहुत बढ़िया दोस्तों। हाँ, सीपीआर के दौरान फ्लैट पोजीशन देते हैं, वो भी हार्ड पैलेस पे, ऐसे नहीं कि आपने सॉफ्ट गद्दे पे लुटा दिया और ऊपर से क्या कर रहे हो कंप्रेशन, तो वो क्या हो रहा है, उसका स्पंज प्रेस हो रहा है, मरीज की चेस्ट कंप्रेस ही नहीं हो रही है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, एन्यूरेसिस मींस, किसका मीनिंग पूछा है दोस्तों, एन्यूरेसिस का मीनिंग पूछा है। पहला पूछ रहा है लॉस ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ यूरिन, एन्यूरेसिस किसको बोलोगे, यूरिन का कंट्रोल खत्म हो गया। दूसरा बोल रहा है ब्रेस्ट होल्डिंग, मरीज को बच्चे को ब्रेस्ट होल्ड करना सिखा रहे हो। तीसरा क्या बोल रहा है, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ स्टूल, स्टूल का कंट्रोल खत्म हो गया। लास्ट बोल रहा है लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ वोमिटिंग, वोमिटिंग का कंट्रोल खत्म हो गया। जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, एन्यूरेसिस क्या होगा, एन्यूरेसिस क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। यूरिन का कंट्रोल खत्म हो गया, स्टूल का खत्म हो गया, वोमिटिंग का खत्म हो गया, या ब्रेस्ट होल्ड करना सिखा रहे हो। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों का ए आंसर आ रहा। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। मेरी एक ही बात रहती है, जो भी बंदा लाइव सेशन पे जुड़े वो पूरा का पूरा इंटरेक्शन करे इस लाइव सेशन के दौरान, क्योंकि तभी आपके अंदर वो पॉजिटिवनेस, वो एनर्जी आएगी, खुद को कॉन्फिडेंट कर पाओगे। क्योंकि अब 360 डिग्री सीरीज रहेगी तो आपको एक से एक बढ़ करके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अपनी तैयारी को और ज्यादा आप एनर्जेटिक और ज्यादा पॉजिटिव बना पाओगे दोस्तों। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों का ए आंसर आ रहा है। जी हाँ, एन्यूरेसिस को ही बोलते हैं दोस्तों बेड वेटिंग। क्या बोलते हो, बेड वेटिंग। याद रखिएगा, बेड वेटिंग का मतलब क्या है, किसी भी बच्चे के अंदर मोर देन 5 ईयर एज के बाद अनकंट्रोल यूरिन पास आउट हो जाना नाइट टाइम में। मोर देन 5 ईयर एज ग्रुप के बाद अनकंट्रोल यूरिन का पास आउट हो जाना नाइट के अंदर क्या कहलाता है, एन्यूरेसिस। यानी बच्चा 5 साल से बड़ा हो गया, रात को सो रहा था और सुबह उठा तब क्या हो गया, बेड वेटिंग, यानी उसके बिस्तर क्या हो गए दोस्तों, गीले हो गए। इसका मतलब क्या पास आउट हो गया, यूरिन का पास आउट। लॉस ऑफ कंट्रोल इन यूरिन मोर देन 5 ईयर क्या कहलाता है, एन्यूरेसिस कहलाता है। दूसरा बोल रहा है ब्रेस्ट होल्डिंग, ब्रेस्ट होल्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग में काम में लेते हैं, यहां इसका कोई संबंध नहीं है दोस्तों। तीसरा बोल रहा है लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ स्टूल, इसको बोलते हैं एनकॉर्पोसिस। क्या बोलते हो, एनकॉर्पोसिस। क्लियर है। अब बात आती है इसके ऊपर, बेड वेटिंग में क्वेश्चन बनता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहली तो डेफिनेशन क्लियर हो गई, 5 साल से बड़े बच्चे में बेड वेटिंग हो रही है। ट्रीटमेंट होता है दोस्तों 2 प्रकार का, एक तो क्या होगा थ्योरेटिकली होगा और एक क्या होगा आपका फार्मेकोलॉजिकल होगा। तो अगर बात करें कि नॉर्मल ट्रीटमेंट या बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, तो जवाब देना अलार्म थेरेपी। बेस्ट ट्रीटमेंट अगर आपको पूछ ले तो जवाब क्या देकर के आओगे दोस्तों, बेस्ट ट्रीटमेंट पूछ ले या फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रीटमेंट पूछे, फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रीटमेंट या फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है दोस्तों, तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट रहेगा अलार्म थेरेपी के बारे में। क्या रहेगा दोस्तों, अलार्म थेरेपी। यानी पेशेंट को, माँ बाप को क्या समझाना है, आप एक क्या कर दो, घड़ी में अलार्म लगा दो। बच्चा जब नाइट में बेड वेटिंग करता है तो उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ समय के लिए बच्चे को उठाओ और यूरिन पास आउट करवा दो। जैसे कि मान लो कोई 9 PM पे बच्चा सो जाता है, 9 PM पे बच्चा सो जाता है, तो उसको रात को 11 बजे उठाओ, उठा करके यूरिन पास आउट कराओ। फिर से बच्चे को 2 बजे उठाओ, 2 बजे उठा करके यूरिन पास आउट करवा दो। फिर से 4 बजे उठाओ, यूरिन पास आउट करवा दो। फिर से बच्चे को 6 बजे उठते ही यूरिन पास आउट करवा दो। तो बेड वेटिंग नहीं होगी और उसकी हैबिट सुधरने शुरू हो जाएगी, उसकी हैबिट क्या हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। बेस्ट ट्रीटमेंट तो रहता है अलार्म थेरेपी और फर्स्ट लाइन। फिर आती है फार्माकोलॉजिकल, बोले तो सेकेंड लाइन। फिर क्या आएगा ट्रीटमेंट, फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी आती है, इसको बोलते हैं सेकंड लाइन ट्रीटमेंट। याद रखिएगा दोस्तों, क्या बोलोगे, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट। इसके अंदर अब ड्रग ऑफ चॉइस, पहले तो इमिपिरामाइन थी, अब आ गई है ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, डेस्मोप्रेसिन। क्या ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी दोस्तों, डेस्मोप्रेसिन। ये ऑप्शन में नहीं आए तो जवाब देकर के आना इमिपिरामाइन।
क्या जवाब देकर क्या होगे? इमीपिरामाइन। याद रखिएगा बच्चे के अंदर क्या ट्रीटमेंट दोगे? पहले तो देनी अलार्म थेरेपी, और अलार्म थेरेपी से अगर ये नहीं कंट्रोल में आता है तो मरीज को देनी पड़ेगी एंटी डिप्रेसेंट। ये जो इमीपिरामाइन और डेस्मोप्रेसिन है ना दोस्तों, कैसी है? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। कैसी ड्रग है दोस्तों? एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप की ड्रग है, जिसके अंदर आती है टीसीए। टीसीए बोले तो ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट नाम का ग्रुप है, उससे ये बिलोंग करती है। क्या दोगे ड्रग? डेस्मोप्रेसिन देंगे मरीज को। और या क्या ऑप्शन में डेस्मोप्रेसिन नहीं हो तो जवाब जाएगा इमीपिरामाइन। याद रखिएगा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी और बेस्ट प्रायोरिटी क्या आंसर रहने वाला है? अलार्म थेरेपी। आपके घर में या आपके आसपास भी कोई ऐसा हो तो उसको क्या सजेस्ट करोगे? इमीपिरामाइन नहीं लिख के भेजना है, बोलना अलार्म थेरेपी काम में लो। क्या राइट आंसर जाएगा? लॉस ऑफ यूरिन कंट्रोल को क्या बोलोगे दोस्तों? लॉस ऑफ यूरिन कंट्रोल को बोलोगे एन्यूरेसिस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बहुत बढ़िया डियर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ चोकिंग। किसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट पूछ लिया दोस्तों? चोकिंग का। कोई मरीज चोक हो चुका है, कोई मरीज क्या हो चुका है? चोक हो चुका है, उसका एयरवे पूरी की पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है, यानी एयरवे के अंदर कोई ऐसी मिस्टेक आ गई, वो अब सांस नहीं ले सकता, किसी भी चीज के कारण उसका एयरवे चोक हो चुका है। उसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या करोगे? सबसे पहले पहला ऑप्शन बोल रहा है कॉल फॉर एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को फोन कर देंगे। दूसरा आपसे बोल रहा है गिव समथिंग टू ड्रिंक, उसको कुछ पीने के लिए दे देंगे ताकि जो आपके एयरवे में अटका हुआ है वो आपके पेट में चला जाए। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है ट्राई टू रिमूव ऑब्जेक्ट विथ योर फिंगर, अपनी अंगुली उसके मुंह के अंदर डाल के उस ऑब्जेक्ट को रिमूव करने की कोशिश करोगे। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है गिव 5 शार्प बेक ब्लो बिटवीन द शोल्डर ब्लेड, उसके कंधे के पीछे यानी जो आपकी शोल्डर ब्लेड है इसके पुला के बीच में 5 स्लैप्स करोगे। कमेंट फास्ट डियर। क्या करना पड़ेगा? मरीज चौक हो चुका है, क्या हो चुका है? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पूछा है किसी भी बंदे के चौकिंग होने के बाद। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। क्या जवाब रहने वाला है जल्दी से बता दीजिएगा। मैक्सिमम बच्चों का डी आंसर आ रहा है, मैक्सिमम बच्चों का डी आंसर आ रहा है। डी आंसर क्या होगा दोस्तों? डी इमिल्च मैनवर नहीं होगा। इमिल्च अभी बताऊंगा क्या होता है इमिल्च मैनवर, ये चीज अलग होगी। अब मरीज के अंदर एयरवे ब्लॉकेज हो चुका है। देखिएगा दोस्तों, ये लीजिएगा किसी बच्चे का एयरवे या किसी बड़े का एयरवे, इसके अंदर मान लो भी कोई ऐसा आइटम आकर के यहाँ फंस गया और ये क्या हो चुका है? चौक हो चुका है। एयरवे चौक होने का मतलब एयरवे क्या हो गया? आपका ब्लॉक हो चुका है। अब आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन बोल रहा है कॉल फॉर एम्बुलेंस, एम्बुलेंस जब तक आएगी तब तक तो मरीज खत्म हो जाएगा। एम्बुलेंस जब तक आएगी मरीज खत्म हो जाएगा, क्योंकि मरीज के अंदर तो सांस नहीं आ रही है, एयरवे बंद हो गया। जब सांस नहीं है तो कोई आस नहीं है। पहला ऑप्शन तो गलत, क्योंकि ट्रीटमेंट पूछा है फर्स्ट लाइन बोले तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहने वाली है? दूसरा बोल रहा है गिव समथिंग टू ड्रिंक, कुछ पीने के लिए दोगे, और कुछ पीने के लिए दोगे तो दोस्तों ये आगे से ब्लॉक है और फिर से दे दिया तो ये जाकर के और ज्यादा ब्लॉक कर देगा, बोले तो डेथ करवा देगा। क्या करवा देगा? अगर मरीज ने इसको एस्पिरेट कर लिया तो डेथ हो जाएगी। दूसरा भी कॉन्ट्रा इंडिकेट है, कभी नहीं करना होता है। तीसरा क्या लिखा हुआ है कि फिंगर डाल के इसको रिमूव करने की कोशिश करो। फिंगर डालने से यहां से प्रेशर क्रिएट किया तो ये चीज और नीचे की तरफ चली जाएगी। अगर फिंगर डाल के इसको निकालने की कोशिश की तो ये आपके एयरवे को पूर्ण रूप से ब्लॉक कर देगी। थोड़ी बहुत सांस आ रही है वो भी खत्म हो जाएगी। क्लियर है? लास्ट ऑप्शन लिखा है गिव 5 शार्प, क्या लिखा है? फ्यू स्लैप बैक ब्लो द ब्लेड ऑफ द शोल्डर, यानी जो आपकी क्या है दोस्तों इसके पुला नाम की क्या है दोस्तों? बोन है। आपके जो शोल्डर के पीछे जो क्या है इसके पुला है। देखिएगा दोस्तों, ये किसी भी व्यक्ति की बॉडी है, ये किसी भी व्यक्ति की बॉडी है और बैक साइड से बनाई है मैंने। ये क्या है? आपकी बोन होती है इसके पुला। ये कौन सी बोन होती है? आपके पीछे की साइड ये इसके पुला होती है। इसके पुला के बीच वाले हिस्से पे आपको क्या करना है? 5 टाइम्स स्लैप्स करना है। इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है किसी भी पेशेंट के अंदर अगर चोकिंग हो जाए तो उसको क्या कर दो? प्रोन पोजीशन दे दो। प्रोन पोजीशन के साथ यहां 5 स्लैप्स लगाने। 5 क्या करने हैं? स्लैप्स। बोले तो 5 बार जोर जोर से उसकी पीठ को जोर जोर से थपथपाना है। कहां पर? बिटवीन द इसके पुला के बीच में, ताकि जो भी प्रोडक्ट आपका एयरवे में फंसा हुआ है वो क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ निकल जाएगा, ना कि अंदर जाएगा। अंदर तो यूं नहीं जा रहा है क्योंकि आपने उसको प्रोन पोजीशन दे दी, और प्रोन के साथ भी हेड को डाउन रखना है। प्रोन के साथ भी क्या रखना है? प्रोन पोजीशन।
और उसके साथ भी क्या रखना है, हेड को डाउन रखना है। याद रखिएगा दोस्तों, हेड क्या रहेगा, डाउन रहेगा। जब गर्दन आपकी मुंडी नीचे की तरफ रहेगी और आप 5 स्लैप्स मारोगे तो जो भी एयरवे में फंसा हुआ है वो क्या आ जाएगा दोस्तों, बाहर की तरफ निकल आएगा, बाहर की तरफ निकल आएगा। ये अपन काम में लेते हैं कौन सा, बैक स्लैप्स वाला। और यही ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट होता है कभी भी आपका फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिले, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिले इन्फेंट में। किसमें दोस्तों, इन्फेंट के अंदर अगर फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन यानी छोटे बच्चे के गले के अंदर कुछ अटक जाए तो क्या करना है, उसको उल्टा लेटाना है, गर्दन को नीचे की तरफ रख के उसके 5 स्लैप्स मारने, बोले तो 5-6 बार जोर जोर से थपथपाना है, ताकि क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ वो प्रोडक्ट निकल आएगा। उल्टा कर देते हैं क्या सर, जी हाँ, उल्टे का मतलब हो गया प्रोन पोजीशन और हेड को डाउन रखेंगे ताकि वो ग्रेविटी फोर्स से बाहर चला आ जाए। अब कुछ बच्चों का कमेंट था, एक होता है इमिल्ची मैनवर, इमिल्च मैनवर। इमिल्च मैनवर का मतलब होता है कि किसी भी एडल्ट के अंदर क्या आ गया दोस्तों, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे कि मान लीजिए मेरे गले के अंदर कुछ फंस गया है, तो क्या आप मुझे प्रोन पोजीशन और हेड डाउन दोगे, तो मुझे पकड़ के कौन रखेगा, इतना वजन तो सहन कर नहीं सकते। तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना है, इमिल्च मैनवर काम में लेना है। इसी का दूसरा नाम क्या रहता है दोस्तों, एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनवर। क्या नाम होता है इसका, एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनवर। याद रखिएगा, एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनवर यानी पेशेंट की जो जीफोइड होती है, ये देखिएगा दोस्तों, मैंने हाथ कहां रखा है, अपनी जीफोइड पे। जीफोइड से बिलो आपको क्या करना है, मुझे कस के पकड़ना है, अराउंड द एक्जिला आप हैंड लाओगे, मेरे पीछे की तरफ खड़े होकर के यहां क्या करोगे, एक्जिला से नीचे अपने दोनों को हाथों को रखोगे और प्रेशर के साथ आप ऊपर की तरफ इनवर्ड और अपवर्ड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करोगे, इनवर्ड और अपवर्ड। याद रखिएगा, अंदर की तरफ खींचोगे और ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट करोगे तो बॉडी के अंदर प्रेशर होगा और के दौरान क्या निकल जाएगा, जो भी मेरे एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है वो बाहर चला आएगा। इसको बोलते हैं इमिल्च मैनवर। याद रखिएगा, इमेज भी देख लेना, इमेज बेस भी इंपॉर्टेंट होता है इमिल्च मैनवर का। इसी को बोलते हैं एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनवर। लेकिन एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनवर और इमिल्च मैनवर ओबेसिटी और प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। किसमें दोस्तों, ओबेसिटी में, ओबेसिटी और प्रेगनेंसी के दौरान। ओबेसिटी और प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी है तो एब्डोमिन को प्रेस कैसे करोगे, अंदर तो बचा है और एब्डोमिन बड़ा सा हो रखा है। और दूसरा कोई ओबेसिटी बोले तो मेरे जैसा मोटा कोई व्यक्ति है तो उसको कैसे करोगे, एब्डोमिन तो पकड़ में ही नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन के दौरान काम में लिया जाता है चेस्ट थ्रस्ट मैनवर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। इन कंडीशन में क्या काम में लोगे दोस्तों, चेस्ट थ्रस्ट मैनवर। चेस्ट थ्रस्ट मैनवर यानी प्रेगनेंसी के दौरान क्या करना है, तो फिर चेस्ट को लेकर के प्रेशर करके अपवर्ड कीजिए ताकि जो भी फॉरेन पार्टिकल होगा निकल आएगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का जाएगा दोस्तों डी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये सारे के सारे फॉरेन पार्टिकल के मैनवर पढ़ा दिए हैं आपको। राइट आंसर इसका क्या जाएगा दोस्तों, डी। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों का राइट आंसर आ रहा है दोस्तों। नोटबुक लेके बैठना, 360 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली एग्जाम पॉइंट ऑफ से। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आज के सेशन का, ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब पुट कीजिएगा दोस्तों। क्या क्वेश्चन रहना है, ए मस्कुलर पाउच किसके बारे में पूछा है। एक प्रकार का एक मस्कुलर पाउच होता है, पाउच लाइक सेक दैट लाई स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ एब्डोमिन। एब्डोमिन के अंदर लेफ्ट साइड में पाया जाता है एक पाउच है मस्कुलर। वो क्या होता है, टू स्टोर फूड टेम्परेली नाउन एज। वो कुछ समय के लिए आपके फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। वो कुछ समय के लिए क्या करता है, आपके खाने को स्टोर करता है। उस चीज को क्या बोलोगे, सिंपल सा कंसेप्ट है, यहां पे पकड़ लेना, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिन लिख दिया। एब्डोमिन के लेफ्ट साइड में एक ऐसा पाउच पाया जाता है जो किसका स्टोर करता है, फूड का टेम्परेली स्टोर करता है, बोले तो कुछ समय के लिए खाने को स्टोर करता है। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, क्या जवाब रहेगा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ है और कमेंट करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा है। वादा करता हूं दोस्तों, अगर इस सेशन को लंबे समय तक अटेंड कर लिया और हर एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो आप क्रैक नहीं कर पाओगे। सारे के सारे सब्जेक्ट डील करवा दिए जाएंगे इस सेशन से। चलेगा, मैक्सिमम बच्चों का ए आंसर आ रहा है। ये लीजिए दोस्तों, ये कोई भाई साहब है, यही अपनी क्लास में अब हमेशा से आएंगे। इसके अंदर मैंने क्या बोला है, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिन में क्या पाया जाता है, तो लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिन के अंदर एक इस प्रकार का पाउच पाया जाता है और उसका नाम क्या है दोस्तों, स्टोमक। क्या है दोस्तों, स्टोमक। राइट आंसर जाएगा ए। दूसरा लिखा है यूरिनरी ब्लडर। यूरिनरी ब्लडर टेम्परेली स्टोर करता है यूरिन का। किसका स्टोर करेंगे, यूरिन का स्टोर करेंगे। गोल ब्लडर, गोल ब्लडर पाया जाता है राइट साइड में। गोल ब्लडर कहां पाया जाता है,
राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में पाया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, आपका लीवर और गोल ब्लैडर, लीवर और गोल ब्लैडर कहां पाए जाते हैं? राइट साइड में पाए जाते हैं और फूड का भी स्टोर कभी भी नहीं करते। लास्ट में लिखा है लंग्स, तो लंग्स आपकी थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में ही नहीं होते। कहां पाए जाएंगे? थोरेसिक कैविटी के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। और ये आपके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में होते हैं और ये फूड को स्टोर ही नहीं करते। सिंपल सा कंसेप्ट था, खाने को कौन रोक के रखता है? तो आपका स्टोमक रखता है। और स्टोमक की कैपेसिटी कितनी होती है दोस्तों? 1500 ml के आसपास। कितनी कैपेसिटी होती है आपके स्टोमक की? 1500 ml। नॉर्मल तो 1500 होती है, घर पे खाते हैं तो 1500 होती है, लेकिन कभी शादी का इन्विटेशन मिले तो 4-5 किलो तक इसको बढ़ा देते हैं अपन। याद रखिएगा दोस्तों, नॉर्मल कितनी होती है? 1500, लेकिन अगर बिना इनविटेशन कहीं चले जाएंगे तो फिर 4-5 किलो तक इसके अंदर ठूस के आएंगे। राइट आंसर जाएगा ए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उत्कर्ष की वॉइस क्वालिटी शानदार है, थैंक यू डियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से पढ़िएगा और फिर आंसर को पुट कीजिएगा। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन दोस्तों? क्वेश्चन पूछ रहा है टेलिंग द ट्रस्ट। किसके बारे में पूछ रहा है? ट्रस्ट के बारे में पूछ रहा है। ट्रस्ट प्रैक्टिस विद द इथिकल प्रिंसिपल। इथिकल प्रिंसिपल के अंदर क्या पूछा है दोस्तों? ट्रस्ट के बारे में। किसी के ऊपर विश्वास कायम करने को क्या बोलोगे? पहला बोल रहा है नॉन मालफेंस, दूसरा बोल रहा है जस्टिस, तीसरा बोल रहा है बेनिफेंस और लास्ट में बोल रहा है वेरासिटी। किसके बारे में पूछा है दोस्तों? वापस से आ जाइएगा, इमोजी को रोक दीजिएगा, अभी सेशन बहुत लंबा है, फिर से इमोजी काम में आने वाले हैं। जल्दी से आंसर पुट कीजिएगा, क्या जवाब रहने वाला है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हमेशा क्या बोल रहा है? टेलिंग द ट्रूथ। बोले तो हमेशा सच बोलने के बारे में बोल रहा है। ट्रूथ का मतलब क्या होता है? सच बोलने से। और सच बोलने के लिए कौन सा इथिकल प्रिंसिपल काम में आता है? पहला बोल रहा है नॉन मालफेंस, नॉन माल एफेसेंस बोलोगे, या उसको जस्टिस बोलोगे, या बेनिफेंस बोलोगे, या वेरासिटी। वेरी गुड डियर, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों के डी आंसर आ रहे हैं। कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट। चलेगा, पहला बोल रहा है नॉन माल एफिशिएंस। नॉन माल एफिशिएंस का मतलब अपनी प्रैक्टिस के दौरान किसी का भी नुकसान नहीं करना। अपनी प्रैक्टिस के दौरान किसी का क्या नहीं करना दोस्तों? नुकसान नहीं करना, गलत नहीं करना किसी भी मरीज के साथ। यह कहलाता है नॉन माल एफिशिएंस। क्लियर हो गया। दूसरा बोल रहा है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है सभी को समानता के अनुरूप रखना है। यानी आपके हॉस्पिटल के अंदर, वार्ड के अंदर मान लो 20 पेशेंट है, 20 पेशेंट है तो उन 20 पेशेंट को एक लेवल का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक डायरेक्टर साहब के मिलने वाला है, एक मेरे रिलेटिव, ऐसा नहीं होना चाहिए। 20 पेशेंट है तो इनको इक्वल ट्रीटमेंट की प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। यह क्या कहलाएगा? जस्टिस कहलाएगा। बोले तो समानता कहलाएगी। तीसरा बोल रहा है बेनिफेंस। बेनिफेंस का मतलब होता है किसी भी मरीज को ट्रीटमेंट के दौरान उसको फायदा मिलता है। यानी अपन ऐसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे जो उसको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा, उसको ठीक होने में मदद करेगा। इसको बोलते हैं दोस्तों बेनिफिट्स। लास्ट में बोला है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है ऑलवेज टेल ट्रूथ। यानी हमेशा सच बोलने की कोशिश करो, अपने वादे को पूरा करने की कोशिश करो। कई बार अपन पेशेंट को वादा करते हैं कि चलिएगा मैं आपको वापस आ रहा हूं। आप पेशेंट को 3 नंबर को जब भी इंजेक्शन लगाने गए तो 4 नंबर वाले ने बोला मुझे पेट दर्द हो रहा है, आपने बोला चलिए 2 मिनट में आ रहा हूं। 2 मिनट का बोलिएगा तो दोस्तों वापस से 2 मिनट से जाइएगा। इसी को बोलते हैं वेरासिटी। किसके अंदर आता है? इथिकल प्रिंसिपल में। किसके अंदर काउंट होगा? इथिकल प्रिंसिपल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली इथिकल प्रिंसिपल। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आज के सेशन का? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू रिड्यूस एंजाइटी। यानी क्या, किसको रिड्यूस करवा रहे हो दोस्तों? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प यानी मदद कर रहा है किसके लिए? एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। पोस्ट ऑपरेटिव पेन, मरीज के अंदर ऑपरेशन के बाद जो पेन पाया जाता है और उससे पेन से रिलेटेड एंजाइटी हो रही है, उस एंजाइटी को आप कब दूर कर सकते हो? पहला बोल रहा है मरीज को बोलना है रेस्ट करो और नींद ले लो। बोले तो रेस्ट एंड स्लीप, यानी आराम करो और सो जाओ, कोई दर्द नहीं होगा। दूसरा बोल रहा है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, यानी साइकेट्रिक डॉक्टर के पास भेज दें, वो आपको काउंसलिंग यानी ज्ञान प्रोवाइड करवाएगा कि आपको दर्द नहीं होगा और एंजाइटी को कैसे कम करोगे। तीसरा बोल रहा है प्री ऑपरेटिव टीचिंग, यानी ऑपरेशन से पहले उसको कुछ टीचिंग दे दो। लास्ट बोल रहे हैं प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट, यानी ऑपरेशन से पहले जो चेकलिस्ट बनाते हैं ना, उसके अंदर कुछ ऐसा डाटा फिल कर दो ताकि मरीज को एंजाइटी नहीं हो। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा डियर, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या पूछ रहा है, आपको एंजाइटी को रिड्यूस करनी है और एंजाइटी मरीज को किससे रिलेटेड हो रही है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन। यानी मरीज को डर है कि मुझे जब ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन के बाद मुझे पता नहीं कैसा कैसा दर्द होगा, और उसको दर्द को वो सोच सोच के उसके अंदर क्या हो गई, एंजाइटी हो गई है डियर, क्या हो गई है, घबराहट हो गई है। मरीज के अंदर घबराहट का होना ही क्या हो गया है, एंजाइटी कहला रहा है। चलेगा, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम बच्चों का सी आंसर और कुछ बच्चों का बी आंसर आ रहा है, यानी साइकोलॉजिकल और काउंसलिंग दो में कंफ्यूज हो। चलेगा, पहला बोल रहा है कि उसको बोल दो रेस्ट करो और सो जाओ। तो रेस्ट तो कैसे करे, सोच सोच के ही तो मर रहा है, रेस्ट नहीं होगी। जब रेस्ट नहीं होगी तो नींद तो आने का सवाल ही नहीं है। प्री ऑपरेटिव पेशेंट बहुत कम ऐसे होते हैं जो गहरी नींद लेकर के सोते हैं और दूसरे दिन अपना ऑपरेशन करवाते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। वो तो डर के मारे मरते रहते हैं, उनके अंदर पूरा का पूरा ऑपरेशन चलता रहता है। तो रेस्ट एंड स्लीप कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा दोस्तों। दूसरा बोल रहा है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। तो दोस्तों ये एंजाइटी कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर के कारण नहीं हुई है, ये एंजाइटी कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर के कारण नहीं है। ये किसके कारण है, मरीज सोच रहा है कि मुझे ऑपरेशन के बाद किस प्रकार का दर्द होगा, अगर दर्द होगा तो मैं कैसे उससे बच सकता हूं, उससे रिलेटेड है। तो कभी भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की यहां नीड नहीं रहेगी। लास्ट बोल रहा है प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट, यानी जब मरीज की आप चेकलिस्ट बनाते हो ऑपरेशन से पहले कि आपका बीपी क्या है, शुगर क्या है, वाइटल क्या है, या क्या क्या स्ट्रेटजी होगी, तो ये अपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम है, अपने लिए बेनिफिशियल होगी, मरीज के लिए नहीं होगी। तो इसको कभी भी चेकलिस्ट के अनुसार काउंट नहीं करेंगे। तीसरा ऑप्शन है प्री ऑपरेटिव टीचिंग। आप सभी लोगों को पता होगा कि ऑपरेशन से पहले जब डॉक्टर राउंड पे आता है तो मरीज को अच्छे से समझा के जाता है, कल आपका 2 बजे ऑपरेशन होना है, 2 बजे ओटी में आ जाना, घबराने की जरूरत नहीं है, हम टीम सारी वहीं रहती है। आपको इस प्रकार का एनेस्थीसिया दिया जाएगा जिससे आपको दर्द नहीं होगा, पेन किलर दे देंगे, वॉमिटिंग नहीं होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, 20 मिनट का ऑपरेशन चलेगा। ये सारी की सारी बातें अगर मरीज को कब दे दोगे, ऑपरेशन से 1 दिन पहले बता दोगे, तो यही तो एंजाइटी का कारण है। यही तो किसका कारण है दोस्तों, एंजाइटी का। एंजाइटी नहीं होगी, और जब एंजाइटी नहीं होगी तो मरीज में क्या नहीं होगा दोस्तों, एंजाइटी का कारण क्या है, ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्द, और उसके बारे में जानकारी दे दो कि आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, दर्द नहीं होगा ऑपरेशन के दौरान, और उसके बाद हम आपको हाई पेन किलर वगैरह दे देंगे और हमारी सारी टीम वहीं पे रहेगी। राइट आंसर जाएगा सी, प्री ऑपरेटिव टीचिंग के बारे में। क्लियर हुआ या नहीं हुआ दोस्तों? चलेगा, कोई नहीं दोस्तों, जब जागो तभी सवेरा। अभी जुड़े हैं तो अभी सेशन को अटेंड कीजिएगा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है डियर, ध्यान से पढ़िएगा। क्या पूछ रहा है, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, किसकी एबिलिटी पूछ ली है, ह्यूमन बॉडी की एबिलिटी पूछी है आपसे। टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब सामना कर रही है, इट सेल्फ फ्रॉम पैथोजन, किसी भी पैथोजन से क्या कर रही है, सामना। यानी किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, किसी भी पैथोजन से लड़ाई करने की क्षमता क्या कहलाती है, किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी भी पैथोजन से लड़ाई करने की क्षमता क्या कहलाएगी दोस्तों? जल्दी से बताइएगा क्या जवाब रहने वाला है, जल्दी से बताइएगा क्या जवाब रहने वाला है। पहला बोल रहा है सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, किसी भी पैथोजन से लड़ने के लिए बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रेशन उस पर बताएगा। दूसरा बोल रहा है हाइपर सेंसिटिविटी, यानी किसी भी चीज के लिए मरीज का हाइपर सेंसिटिव हो जाना। तीसरा बोल रहा है लोकोमोशन, और लास्ट बोल रहा है इम्यूनिटी। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ है और कमेंट करने में हिचकिचाहट कर रहा है। मैक्सिमम बच्चों को कनेक्ट कर देना दोस्तों, बहुत अच्छा जाने वाला है। 360 डिग्री लाइव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका पता तभी चलेगा जब आप एग्जाम सेशन को देने के लिए बैठोगे, जब आप पेपर हॉल में बैठोगे तब याद करोगे कि क्या सेशन था और किस प्रकार के क्वेश्चन फंसे थे। पहला बोल रहा है सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, तो सिक्रेशन ऑफ हार्मोन से आपकी कौन सी इम्यूनिटी बढ़ रही है? कोई भी स्पेशल ऐसी चीज नहीं होने वाली, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा बोल रहा है हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए सेंसिटिव हो जाना। तो जब मरीज सेंसिटिव होता है तो उसके दौरान उसका नेगेटिव रिजल्ट आता है, ना कि पॉजिटिव। अपन तो बोल रहे हैं पैथोजन के खिलाफ इम्यूनिटी बना रहे हैं, दूसरा भी गलत होगा। तीसरा बोल रहा है लोकोमेशन, तो लोकोमेशन नाम की कोई ऐसी स्पेशल चीज ही नहीं होती है। लास्ट में क्या लिखा है, इम्यूनिटी। जी हाँ, किसी भी डिजीज के लिए, किसी भी पैथोजन के लिए उसके खिलाफ अपनी डिफेंस पावर को तैयार करना क्या कहलाता है दोस्तों? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? इट इज ए डिफेंस पावर। क्या है दोस्तों? इट इज ए डिफेंस पावर। ये आपका क्या रहने वाला है दोस्तों? डिफेंस पावर ऑफ बॉडी। किसका डिफेंस पावर है? बॉडी। और ये किससे फाइट करेगा?
फाइट अगेंस्ट एनी पैथोजन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी पैथोजन से, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए क्या रहने वाला है, वो आपकी बॉडी का डिफेंस पावर होता है, उसको बोलते हैं डियर इम्यूनिटी। याद रखिएगा जीवन के अंदर इस चीज को। चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोर्थ क्रेनियल नर्व, कौन सी क्रेनियल नर्व पूछी है आपसे, फोर्थ नंबर की क्रेनियल नर्व पूछी है। मुझे विश्वास है एक भी बच्चे के ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। चौथे नंबर की क्रेनियल नर्व पूछी है आपके, क्रेनियम से निकलने वाली नर्व जो आपके नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कराती है, बोले तो इंफॉर्मेशन लेकर के जाती है और वहां से इंफॉर्मेशन लेकर के आती है। पहली बोल रहे हैं एब्डुसेंस, दूसरा आपसे बोल रहे हैं ट्रोक्लियर, तीसरा बोल रहा है ट्राइजेमिनल और लास्ट में बोल रहे हैं फेशियल। कौन सी पूछी है दोस्तों, 4 नंबर की क्रेनियल नर्व पूछी है, 4 नंबर की क्रेनियल नर्व पूछी है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्या आंसर रहने वाला है। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों का बी आंसर आ रहा है। पहली बोल रहे हैं एब्डुसेंस, एब्डुसेंस होती है दोस्तों 6 नंबर की। ट्रोक्लियर कितने नंबर की होती है, 4 नंबर की। ट्रोक्लियर 4 नंबर की। ट्राइजेमिनल होती है 5 नंबर की और फेशियल होती है दोस्तों 7 नंबर की। अब फेशियल नर्व किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो फेशियल मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है फेशियल नर्व। और अगर फेशियल नर्व के अंदर क्या हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, तो मरीज में देखने को मिलेगी बेल्स पाल्सी। क्या देखने को मिलेगी दोस्तों, बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी। याद रखिएगा कौन सी पाल्सी हो गई, बेल्स पाल्सी, फेशियल नर्व के डैमेज के कारण। दूसरा लिखा हुआ है ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल 5 नंबर की नर्व होती है और मरीज के अंदर कई कंडीशन के दौरान ट्राइजेमिनल नर्व में इन्फ्लामेशन होता है और कंडीशन कहलाती है ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। क्या कहलाती है दोस्तों, न्यूरेल्जिया। याद रखिएगा कौन सा न्यूरेल्जिया, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। मरीज को सीवियर पेन देखने को मिलता है माउथ के एक साइड में, सीवियर पेन देखने को मिलता है माउथ के एक साइड में। याद रखिएगा। दूसरा ऑप्शन लिखा है ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो आई मूवमेंट के लिए। और LR6 मैंने बताया था और SO4, LR6 और SO4 ट्रिक बताई थी। LR6 का मतलब होता है लेफ्ट रेक्टस नाम का मूवमेंट। लेफ्ट रेक्टस मूवमेंट तो कराती है 6 नंबर की नर्व, बोले तो एब्डुसेंस। और क्या होगा, सुपीरियर ओब्लिक्यू। सुपीरियर ओब्लिक्यू का मतलब ऊपर की तरफ आंख का इस प्रकार से मूवमेंट का होना कौन सी नर्व कराएगी दोस्तों, ट्रोक्लियर नर्व करवाएगी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी क्रेनियल नर्व, सारी की सारी क्रेनियल नर्व याद रखिएगा। क्लियर हो गई या नहीं होगी, एब्डुसेंस का और ट्रोक्लियर का याद रखिएगा। ये फॉर्मूला नहीं मुड़ना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए। LR6 SO4 किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ये दोनों ही आई के मूवमेंट करा रही है। लेटरल रेक्टस करवा रही है एक साइड में, बाहर की साइड में रेक्टस आई रेक्टस मसल्स का मूवमेंट। और सुपीरियर ओब्लिक्यू, ओब्लिक्यू मसल्स का सुपीरियर यानी ऊपर की तरफ क्या करवा रही है, मूवमेंट कौन सी करवा रही है, ट्रोक्लियर। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला आज के सेशन का। इसका क्वेश्चन आपका ट्रोक्लियर गया था, 4 नंबर पूछा था, जवाब जाएगा बी। 4 नंबर पूछा था, जवाब गया दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक भी बच्चे के गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। द मेजर पोर्शन ऑफ कैल्शियम, किसका मेजर पोर्शन पूछा है, कैल्शियम का। फाउंड इन विच पार्ट ऑफ बॉडी, कौन से बॉडी के पार्ट में पाया जाएगा, बॉडी के कौन से पार्ट के अंदर आपका मैक्सिमम कैल्शियम देखने को मिलता है, कमेंट कीजिएगा। ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है कार्बामाजिन, ड्रग ऑफ चॉइस होगी कार्बामाजिन, और उसको देते हो तो साइड इफेक्ट असेस करना WBC के काउंट। कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी दोस्तों, कार्बामाजिन। कार्बामाजिन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। ये उसके नर्व के कंडक्शन को कम करेगी, मरीज के सीवियर पेन को कम करेगी। इंपॉर्टेंट चीज, कार्बामाजिन को नहीं पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा कार्बामाजिन देते टाइम क्या असेस करना है, तो ऑलवेज असेस WBC काउंट। क्या असेस करोगे, WBC काउंट को असेस करना है, क्योंकि ये जाकर के इसके लेवल को डिस्टर्ब कराता है ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के अंदर कौन सी, कार्बामाजिन। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम कैल्शियम कहां देखने को मिलेगा आपकी बॉडी के अंदर। पहला बोल रहा है ब्लड में यानी खून के अंदर, नहीं, खून के अंदर तो इतना कैल्शियम नहीं देखने को मिलेगा।
दूसरा बोल रहा है हार्ट के अंदर देखने को, जी नहीं, हार्ट के अंदर तो कैल्शियम आ गया तो कैल्शियम फड़फड़ाना शुरू हो जाएगा। कैल्शियम आ गया हार्ट में तो क्या हो जाएगा, हार्ट के अंदर तो गड़बड़ कर देगा। और मसल्स में कैल्शियम आने पर मसल्स के कंट्रैक्शन को और कंडक्शन को कम करवा देगा, ये भी देखने को नहीं मिलेगा। राइट आंसर क्या जाएगा, मैक्सिमम कैल्शियम स्टोर कहां होता है, आपकी हड्डियों के अंदर, बोले तो बोन के अंदर। और याद रखिएगा यहां दो कंसेप्ट होते हैं कैल्शियम को मेंटेन करने वाले हार्मोन, एक तो होता है पीटीएच बोले तो पैराथार्मोन, और दूसरा होता है कैल्सिटोनिन। एक तो क्या होगा दोस्तों पैरेथार्मोन और दूसरा हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन। जो पैरेथार्मोन होता है ना दोस्तों, ये पैरेथार्मोन क्या करता है, बोन से कैल्शियम को लेकर के आता है। कहां से लाता है, बोन से लाकर के ब्लड के अंदर छोड़ता है, बोन से दोस्तों ब्लड के अंदर छोड़ता है। और ये कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है दोस्तों, ब्लड से लेकर के कैल्शियम को कहां डाल देता है, बोन को। याद रखिएगा ये भी कंसेप्ट यहां पर, ये भी कंसेप्ट याद रखिएगा। कैल्सिटोनिन जाकर के हड्डियों को मजबूत कराएगा क्योंकि ब्लड से लेकर के कैल्शियम में डालेगा। और क्या पैराथार्मोन, जो पैराथायरॉइड हार्मोन होगा, वो क्या करेगा, आपकी हड्डियों से ब्लड क्या करेगा, कैल्शियम को निकाल के ब्लड में ले आएगा, बोले तो हड्डियों को खोखली करेगा। दोनों का कंसेप्ट समझ जाना, अपोजिट काम करती है। पैराथ और कैल्सिटोनिन दोनों अपोजिट काम करती है। अगर पैराथायरॉइड का हार्मोन का लेवल बढ़ गया तो क्या हो जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएगी। और अगर कैल्सिटोनिन का लेवल बढ़ गया तो क्या लेवल हो जाएगा दोस्तों, बोन मजबूत हो जाएगी। और अगर पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है, याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन बनाता हूं दोस्तों, अगर पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल बना हुआ है या बढ़ा हुआ है तो वो आपकी बोन में से, हड्डियों में से कैल्शियम को निकाल के कहां डाल रहा है, बोन कहां से ला रहा है, सॉरी बोन से निकाल के ब्लड में ला रहा है। और ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया तो रिस्क बढ़ा देगा रीनल कैलकुलाई की। किसकी रिस्क बढ़ा देगा दोस्तों, रीनल कैलकुलाई, बोले तो स्टोन का फॉर्मेशन कर देगा, आपकी किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगी और पथरी का फॉर्मेशन हो जाएगा। याद रखिएगा अगर आपका लेवल बढ़ा हुआ है पैराथार्मोन का, इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों चीजों को याद रखिएगा दोस्तों। राइट आंसर क्या जाएगा, मैक्सिमम स्टोर ऑफ कैल्शियम इन द बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये दोस्तों, किसके बारे में पूछा है, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम क्या होने वाला है। पहला बोल रहा है फूड क्रेविंग, यानी फूड के बारे में क्रेविंग होना, यानी खाने के बारे में सपने देखना या दिल का ललचाना कहलाता है क्रेविंग। दूसरा बोल रहा है एक्सेसिव वोमिटिंग, बहुत ज्यादा मरीज को वोमिटिंग का होना। तीसरा बोल रहा है मॉर्निंग सिकनेस, सुबह सुबह उठने पर मरीज को नोजिया जैसी फीलिंग का आना। लास्ट बोल रहा है लिथार्जिक, बोले तो शरीर कैसा हो चुका है, डल हो चुका है, बोले तो वीकनेस, मरीज को थकान महसूस हो रही है। कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकालूंगा इस क्वेश्चन से, याद रखोगे दोस्तों। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम, क्या होगा हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों का जवाब तो सही आ गया, बोले तो एक्सेसिव वोमिटिंग को बोलोगे हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। अब आपको फूड क्रेविंग के बारे में यहाँ राइट आंसर नहीं होगा। फूड क्रेविंग कहाँ देखने को मिलती है, गुपचुप वाले के पास में। जब आप गुपचुप वाले के आगे से निकलते हो, पानी पूरी वाले के आगे से निकलते हो, जब आपको होती है फूड क्रेविंग, यानी आपका मन ललचाता है कि यार एक चाट पपड़ी मैं भी खा लूं, क्या कहलाएगा, फूड क्रेविंग। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। तीसरा बोल रहा है मॉर्निंग सिकनेस, कब देखने को मिलती है, अर्ली प्रेगनेंसी में। कब देखने को मिलती है दोस्तों, अर्ली प्रेगनेंसी में। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है आयोक्सिन। याद रखिएगा कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, मॉर्निंग सिकनेस की, आयोक्सिन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस। मॉर्निंग सिकनेस के अंदर लिथार्जी का मतलब हो गया ये किसी भी कंडीशन में देखने को मिलती है, मरीज को वीकनेस वगैरह रहेगी। बहुत अच्छे डायग्राम बना दिया डियर, चलेगा। अब क्या लिखा है, बी ऑप्शन हाइपर एक्सिस ग्रेविडेरम किसको बोलोगे, एक्सेसिव वोमिटिंग को। राइट आंसर बी। अब ये एक्सेसिव वोमिटिंग या हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कब देखने को मिलता है, तो प्रेगनेंसी के अंदर और फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। कब देखने को, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसके कारण देखने को मिलता है, तो HCG हार्मोन के कारण, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के कारण देखने को मिलता है। और ये जाकर के क्या रिलीज कहां से होता है, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। याद रखिएगा दोस्तों,
सिनसाइटियोट्रोपोब्लास्ट लेयर होती है आपके प्लेसेंटा के अंदर, वो जाकर के क्या रिलीज करती है, एचसीजी हार्मोन रिलीज करेगी। वो क्या रिलीज करेगी, एचसीजी हार्मोन रिलीज करेगी। और ये एचसीजी हार्मोन रिलीज होता है 8वें दिन। कब रिलीज हो जाता है डियर, 8वें दिन। इसका मैक्सिमम लेवल होता है 8 वीक पे। याद रखिएगा, एग्जामिनर ने पूछा था एचसीजी का मैक्सिमम लेवल कब देखने को मिला था, और ऑप्शन में दिया था, जवाब गया था 56 दिन। याद रखिएगा कब देखने को मिला था मैक्सिमम लेवल, तो ऑप्शन में था 56 डेज, इसी को बोल दिया 8 वीक। ये एचसीजी हार्मोन होता है, ये प्रेगनेंसी को, अर्ली प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है जब तक कि प्लेसेंटा निर्माण नहीं हो जाए। लेकिन ये एचसीजी हार्मोन जाकर के मरीज के अंदर क्या करवाता है, वोमिटिंग करवाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको एग्जामिनर पूछे यूपीटी टेस्ट, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, याद रखिएगा क्या टेस्ट है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट को पॉजिटिव और नेगेटिव कौन बनाता है, जवाब दे देना एचसीजी हार्मोन। ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन जब उसमें अवेलेबल होगा यूरिन में, तो आप पता लगा लोगे प्रेगनेंसी है या नहीं है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, मरीज के अंदर अर्ली प्रेगनेंसी में वोमिटिंग का कारण पूछे, क्या जवाब देकर क्या हो गए, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के कारण वोमिटिंग होती है। कुछ कंडीशन के दौरान वोमिटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, उसको बोलते हैं एक्सेसिव वोमिटिंग। उसको क्या बोलोगे डियर, एक्सेसिव वोमिटिंग। मरीज में बहुत ज्यादा, यानी एचसीजी का लेवल किसी के अंदर ज्यादा बन गया, एचसीजी का लेवल अगर बढ़ गया तो मरीज में वोमिटिंग ज्यादा होगी। अब यहां से एग्जाम का एक क्वेश्चन फंसा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जब आपको वोमिटिंग होती तो वोमिटिंग के दौरान कौन सा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, यानी आपका एसिड का लेवल और बेस के लेवल में क्या चेंजेज आएगा नॉर्मल वोमिटिंग के दौरान। याद रखिएगा, अगर बात करते हैं स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, मरीज को हाइपर इमेसिस, इमेसिस का मतलब होता है वोमिटिंग, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। हाइपर का मतलब क्या हो गया, ज्यादा, इमेसिस का मतलब हो गया वोमिटिंग, और ग्रेविडेरम का मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान। अर्ली स्टेज के अंदर आपको पूछ ले, क्या पूछ ले दोस्तों, अर्ली स्टेज में शुरुआत में क्या देखने को मिलेगा, अर्ली स्टेज, यानी सिर्फ वोमिटिंग स्टार्ट हुई है, अब क्या होगा, तो इसके दौरान दोस्तों जब भी वोमिटिंग हो रही है तो गैस्ट्रिक कंटेंट क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। और गैस्ट्रिक कंटेंट में क्या अवेलेबल है, आपका हाइड्रोजन अवेलेबल है। हाइड्रोजन आयन जब लॉस होगा तो बॉडी में किसका लेवल बढ़ जाएगा, बेस का लेवल बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन तो लॉस हो गया और बेस का लेवल बढ़ गया। बेस का लेवल बढ़ते ही मरीज में देखने को मिला मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से समझिएगा, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसने वाला है। अर्ली स्टेज के अंदर सिंपल वोमिटिंग में बोल दो चाहे अर्ली स्टेज में बोल दो, हाइड्रोजन का लॉस हुआ, मरीज में लेवल बढ़ गया, किसका लेवल बढ़ गया, बेस का, और बेस का लेवल बढ़ने का मतलब हो गया मरीज में हुआ एल्कलोसिस। और कंडीशन कौन सी है, मेटाबॉलिक, इसलिए अर्ली स्टेज में तो जाएगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। वहीं पर क्या लिखना है दोस्तों, दूसरी साइड में लिख लेना लेट स्टेज। लेट स्टेज का मतलब हो गया अगर इस प्रेग्नेंट लेडी के अंदर आपने इस वोमिटिंग को कंट्रोल नहीं किया और ये कंटिन्यू वोमिटिंग हो रही है, जब कंटिन्यू वोमिटिंग होगी तो इसकी बॉडी क्या हो जाएगी, डल हो जाएगी। बॉडी क्या हो जाएगी, डल हो जाएगी, बोले तो बॉडी पूरी वीक हो जाएगी। वीक बॉडी के दौरान बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट किससे पूर्ति करेगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करेगी, ये फुलफिलमेंट करेगी फैट से। अगर पूरी की पूरी बॉडी डल हो गई, कुछ खा पी नहीं सकती, अब बॉडी डल हो चुकी है, बॉडी को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहां से मिलेगी डियर, फैट से। तो ये फैट का एब्जॉर्प्शन, फैट का ब्रेकडाउन बढ़ा देगी। क्या बढ़ा देगी, ब्रेकडाउन। ध्यान से इस कंसेप्ट को समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फैट का क्या बढ़ा लेगी दोस्तों, फैट का ब्रेकडाउन। और जब फैट का ब्रेकडाउन होता है तो बॉडी में फॉर्मेशन होती है कीटोन बॉडीज की। ब्रेकडाउन यानी फैट टूटते ही किसका फॉर्मेशन हो गया, कीटोन बॉडी जी, किसकी फॉर्मेशन हो गया, कीटोन बॉडी की। और बॉडी में बनने लगेगा कीटो एसिडोसिस। बॉडी में कंडीशन क्या हो गई दोस्तों, कीटो एसिडोसिस। और कीटो एसिडोसिस हो गया, इस मरीज के अंदर क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या देखने को मिला दोस्तों, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। वापस से बेस का लेवल कम हो गया, हाइड्रोजन का लेवल बढ़ गया। कंसेप्ट को समझे या नहीं समझे, वापस से देख लीजिएगा दोस्तों। मैंने बोला है शुरुआत में प्रेगनेंसी के दौरान या किसी भी नॉर्मल सिचुएशन में किसी भी मरीज को अगर वोमिटिंग हो रही है तो वोमिटिंग में गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर आएगा, ये आप सब लोगों को पता है।
और आपके स्टोमक में क्या अवेलेबल है, तो स्टोमक में हाइड्रोजन अवेलेबल है। हाइड्रोजन का जब लॉस हो रहा है दोस्तों तो किसका लेवल बढ़ गया, बेस का लेवल बढ़ गया। मरीज में देखने को मिला है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्या देखने को मिला, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। दूसरी कंडीशन क्या रहने वाली है, मरीज के अंदर किसका लॉस हो गया, पूरी बॉडी क्या हो चुकी है, डल हो चुकी है। मरीज क्या हो गया, बहुत ज्यादा थका मारा सा है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट करेगा फैट से, फैट का ब्रेकडाउन होगा तो कीटोन बॉडी बनेगी, और कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होते ही मरीज में क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या था अपना, सिंपल सा था, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम क्या है, राइट आंसर जाएगा बी, एक्सेसिव वोमिटिंग। याद रखिएगा दोस्तों। चलेगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब पुट कीजिएगा। इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डॉग बाइट। डॉग बाइट के बाद आपका पहला काम क्या रहने वाला है, क्वेश्चन ने पूछा है डॉग बाइट के बाद आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ है और कमेंट करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा है। राफेल बना देना इस कमेंट बॉक्स को, कमेंट बॉक्स नहीं रुकना चाहिए। कमेंट बॉक्स नहीं रुक रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छे रूट पे जा रही है, आप एक अच्छी तैयारी के अंदर जुड़े हुए हो। जी हाँ, ऑलवेज वोमिटिंग कोज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस बट हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम कैन कोज इन लेट स्टेज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये अलग कंसेप्ट था जो मैंने आपको पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। अब क्या हो गया है, डॉग बाइट बोले तो कुत्ते ने काट लिया है, क्या करोगे। अब कुत्ते ने काट लिया है तो भाई साहब सबसे पहले तो पत्थर उठा करके कुत्ते को मारेंगे, जी नहीं। मैंने बोला था आपकी जिंदगी उस डॉग पे निर्भर है। 10 दिनों तक तो उसको क्या करना है, उसको अच्छा खिलाना पिलाना है, उसका क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन। अगर उस डॉग की क्या हो जाती है, डॉग बाइट के बाद मैंने आपको एक दिन सलाह दी थी कि अभी भी उस कुत्ते को नहीं मारना होता है। अगर उसको मार दिया और अगर उसकी जिंदगी खत्म हो गई तो आपकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। 10 दिनों तक उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। क्वेश्चन ने पूछा है फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, पहला ऑप्शन है सूचरिंग द बिग वुंड। अगर बड़ी साइज का वुंड है तो क्या कर दो, सूचर्स कर दो, बोले तो टांके लगा दो। दूसरा बोल रहा है कवर विथ ड्रेसिंग, अच्छे से एक ड्रेसिंग कर दो, बोले तो बैंडेज कर दो उस सूचर्स को। तीसरा क्या बोल रहा है, वॉश विथ सोप एंड वाटर फॉर 15 मिनट, साबु और पानी से उसको क्या करो 15 मिनट तक अच्छे से धोइए। लास्ट में बोल रहा है अप्लाई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को अप्लाई कीजिएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी पूछिए, क्वेश्चन के अंदर इस वर्ड पे फोकस कर लेना। स्टैंडर्ड लेवल के जो भी एग्जाम होंगे उसके अंदर क्वेश्चन दोस्तों ऐसे पॉइंट से ही घूमता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर यहीं पर आपको बेस्ट ट्रीटमेंट पूछ लेता या फाइनल ट्रीटमेंट पूछ लेता तो जवाब अलग जाता, लेकिन आपको पूछा है फर्स्ट, यानी सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले दोस्तों करते हैं उस वुंड को क्लीन। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहती है, उस वुंड को क्लीन किया जाता है 15 मिनट तक, और वो भी किसके साथ करते हो, टैप वाटर में। टैप वाटर का मतलब हो गया नल के पानी के साथ उसको अच्छे से धोइए, ताकि जो भी वायरस है, कौन सा वायरस, लाइसा वायरस जो रेबीज के कारण वह प्रेजेंट है, वो वॉश आउट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, वो वॉश आउट होकर के क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को यहाँ अप्लाई नहीं करना होता है फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर। दूसरा ऑप्शन कवर ड्रेसिंग, कवर कभी भी नहीं करना। डॉग बाइट के पेशेंट के वुंड को कभी भी ट्रीटमेंट के अंदर कवर नहीं करना होता है, ओपन रखो, ताकि जो भी वायरस होंगे वो क्या करेंगे, उसके लार्वा या उसके सिक्रेशन के साथ बाहर चले आ जाएंगे। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, मारते क्यों नहीं है, अभी बताता हूं दोस्तों क्यों नहीं मारना है। सूचर्स बिग वुंड, वुंड को कभी भी सूचर्स नहीं करना होता है। अगर बहुत ज्यादा वुंड है तो लूज सूचर्स करो। कैसे सूचर्स करोगे दोस्तों, लूज सूचर्स काम में लेते हैं, टाइट सूचर नहीं करेंगे। प्रोवाइड केयर वुंड विद सोप एंड वाटर, जी हाँ, सोप एंड वाटर के साथ उसको क्लीन करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, उस कुत्ते को क्यों नहीं मारते हैं, उस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि उस डॉग ने आपको बाइट कर दिया, अभी वो कंफर्म नहीं है कि उस डॉग को रेबीज है या नहीं है। अगर उस डॉग को रेबीज है तो उसकी विद इन 10 डेज या विद इन 7 डेज क्या हो जाएगी। अगर उसको क्या हो चुका है, रेबीज हो चुका है तो विद इन 7 डेज, लेस देन 7 डेज में उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और अगर उस कुत्ते को क्या हो गया, रेबीज था, उसकी डेथ हो गई, तो आपकी जिंदगी क्या आ चुकी है, खतरे में आ चुकी है। आपको हाई अलर्ट रह करके ट्रीटमेंट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट को लेना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि उसको मारना नहीं है, 10 दिन तक ऑब्जर्व करो। और अगर वो भाई साहब 10 दिनों तक जिंदा है तो अपन भी जिंदा रह जाएंगे। राइट आंसर जाएगा सी। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है वॉश विथ सोप एंड वाटर, और उसके बाद क्या करोगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दोगे, बोले तो ARV वैक्सीनेशन लोगे।
क्या लोगे दोस्तों, ARV लेंगे। कब कब दिया जाता है, 0, 3, 7, 14 और 28। लास्ट में बूस्टर डोज लगता है आपके 90 दिन पे, बाकी मेन 5 डोज रहते हैं। क्लियर है। राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा सी। स्नेक बाइट कुछ बता दीजिए। स्नेक बाइट का जब भी क्वेश्चन आएगा उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे दोस्तों, अभी तो पता ही नहीं है। वैसे क्या बताऊं स्नेक बाइट के बारे में, कोई स्पेशल चीज पूछनी है तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ रहा है, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ इनवोल्यूशन ऑफ यूट्रस इज। नॉर्मल कितना ड्यूरेशन होता है इनवोल्यूशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस के इनवोल्यूशन का, जल्दी से बताइएगा डियर, क्या जवाब रहेगा। दोस्तों यूट्रस का क्या पूछा है आपसे, इनवोल्यूशन पूछा है। इनवोल्यूशन का मतलब प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद यूट्रस अपनी स्टेज की ओर जा रहा है। इनवोल्यूशन का मतलब होता है यूट्रस क्या हो रहा है, अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में जा रहा है। किस में जा रहा है दोस्तों, प्री प्रेग्नेंट स्टेज में। प्री प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर जाने को क्या बोलोगे, इनवोल्यूशन। याद रखिएगा दोस्तों, क्या बोलोगे उसको, इनवोल्यूशन बोला जाता है। पहला बोल रहा है 6 वीक, दूसरा बोल रहा है 2 वीक, 1 मंथ या 2 मंथ। जवाब दीजिएगा, कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, क्या जवाब रहने वाला है। इंपॉर्टेंट चीज होती है इसकी, अलग अलग 3 स्टेज आती है। सबसे पहली तो क्या स्टेज आएगी दोस्तों, इमीडिएट, इमीडिएट आएगी। उसके बाद आएगी अर्ली, उसके बाद आएगी रिमोट या लेट स्टेज, रिमोट या लेट स्टेज। ये 3 स्टेज होती है। सबसे पहली होती है 24 घंटे तक की, बोले तो लेस देन 24 आवर्स की होगी, उसको क्या बोलोगे, लेस देन 24 आवर्स को क्या बोलोगे दोस्तों, लेस देन 24 को बोलोगे इमीडिएट स्टेज। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज कितने टाइम की रहती है, तो ये आपकी होती है दोस्तों 1 वीक तक की, 1 वीक तक की होगी, 24 घंटे से लेकर के 1 वीक तक की। और लेट स्टेज कब तक की, या रिमोट स्टेज बोलते हैं, ये होती है आपकी 6 वीक तक की। याद रखिएगा, ये 3 स्टेज के अंदर आपका यूट्रस वापस से प्री प्रेग्नेंट स्टेज में जाता है। इन 3 स्टेज के अंदर डियर जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, इमीडिएट, अर्ली और रिमोट, 3 स्टेज क्लियर हो गई। यूट्रस अपनी स्टेज के अंदर जा रहा है और ये लास्ट में कितने टाइम तक पहुंच रहा है, इन्वोल्यूशन होगा 6 वीक तक। राइट आंसर क्या जाएगा, ए। राइट आंसर क्या जाएगा डियर, मैक्सिमम बच्चों का करेक्ट आंसर था ए। राइट आंसर क्या जाने वाला है, ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया दोस्तों आज तो। वेरी गुड डियर, वेरी गुड। क्या जवाब जाएगा, ए। वहीं पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है आपसे, एग्जामिनर पूछ सकता है सब इन्वोल्यूशन, एक वर्ड है दोस्तों, सब इन्वोल्यूशन मतलब क्या हो गया, यूट्रस अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में नहीं जा रहा है, यूट्रस अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में नहीं जा रहा है, उसको क्या बोलोगे, सब इन्वोल्यूशन। पूछा हुआ क्वेश्चन है। सब इन्वोल्यूशन का मतलब क्या है, यूट्रस नॉट बैक टू प्री प्रेग्नेंट स्टेज। यानी आप सभी लोगों को पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस की साइज क्या होती है, सॉरी विदाउट प्रेगनेंसी यूट्रस की क्या होती है दोस्तों, 60 ग्राम का होता है, बोले तो 60 ग्राम का। प्रेगनेंसी में कितना हो चुका है, तो ये आपका 900 से 1000 ग्राम का हो चुका है। याद रखिएगा, नॉर्मल कितना था, तो नॉर्मल आपका 60 ग्राम का था, प्रेगनेंसी में बढ़ करके हो गया 900 से 1000 ग्राम का। कितना हो गया दोस्तों, 900 से 1000 ग्राम का हो चुका है। इसके अंदर अपन ने बोल दिया कि प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद अगर वो अपनी वापस स्टेज में चला जाएगा, अपना मानना है कि 6 वीक के अंदर चला जाएगा, बोले तो 42 डेज के अंदर, उसको तो बोलोगे इन्वोल्यूशन। अगर वो वापस से प्री प्रेग्नेंट स्टेज में नहीं गया कुछ भी कारण से, उसको बोलते हैं सब इन्वोल्यूशन। उस चीज को क्या बोलोगे डियर, सब इन्वोल्यूशन। पूछे हुए क्वेश्चन है और पूछे जाएंगे आगे भी। वेरी गुड डियर। राइट आंसर क्या जाएगा इस क्वेश्चन का, ए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आज के सेशन का, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। क्या क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें अंदर छोटा सा कंसेप्ट है और उस छोटे से कंसेप्ट से क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, द नर्स इज असेसिंग ए पेशेंट। नर्स क्या कर रही है, किसी भी पेशेंट को असेस कर रही है। और असेस किसका कर रही है, एब्डोमेन का। असेसमेंट किसका कर रही है दोस्तों, एब्डोमेन का कर रही है। विच एग्जामिनेशन टेक्निक शुड नर्स यूज फर्स्ट। सबसे पहले नर्स कौन सी एग्जामिनेशन टेक्निक को काम में लेगी, सबसे पहले नर्स कौन सी टेक्निक को काम में लेगी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा डियर, क्या जवाब रहने वाला है।
कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। राफेल बना दो। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ है और कमेंट करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा है। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। चलिएगा, मैक्सिमम बच्चों का ए जवाब आ रहा है। इस चीज को समझ लेना। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एग्जामिनेशन के बारे में, और एग्जामिनेशन की 4 स्टेज होती है जो चारों आप सभी लोगों के सामने लिखी हुई है। पहली इंस्पेक्शन, आस्कल्टेशन, परकशन और पाल्पेशन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है अपनी आई से किसी भी ऑर्गन को विजुअलाइज करना। जैसे कि मैं आप लोगों को देख रहा हूं तो ये क्या है, इंस्पेक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इंस्पेक्शन, यानी अपनी आई से उसको ऑब्जर्व करना। दूसरी कंडीशन क्या होती है, आस्कल्टेशन। आस्कल्टेशन का मतलब होता है स्टेथोस्कोप लगा करके उसके साउंड को ऑब्जर्व करना। स्टेथोस्कोप की मदद से उसके साउंड को ऑब्जर्व करना या उनको सुनना कहलाता है आस्कल्टेशन। तीसरा लिखा है परकशन। परकशन का मतलब होता है अपने हैंड से किसी भी चीज को पाल्पेट करना। परकशन का मतलब होगा क्या कर रहे हो, उसको प्रिक कर रहे हो। किसी भी ऑर्गन, किसी भी कैविटी को अपने हैंड से, किसी भी हैमर से परकशन करना, यानी प्रिकिंग करना। आप सभी लोगों ने ऑर्थोपेडिक के पेशेंट को दिखाने के लिए गए होंगे, बोले तो हड्डियों के डॉक्टर को जब भी दिखाया होगा तो उनके पास में एक हैमर होता है, नी हैमर देखने को मिला होगा, इस साइज का होता है, और वो अपनी टंग पर क्या करता है, अपने नी पर मार मार के बोन्स की आवाज को सुनता है। वो कंडीशन क्या कहलाती है, परकशन। उसके अलावा भी अपन एब्डोमिनल साउंड को असेस करने के लिए कभी कभी अपने फिंगर से मार करके साउंड को असेस करते हैं, बोले तो इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करते हैं। वो क्या कंडीशन हो गई, परकशन। लास्ट में लिखा है पाल्पेशन। किसी भी ऑर्गेनल कैविटी को हाथों से पाल्पेट करना और उसको महसूस करना कि उसके अंदर हार्डनेस क्या है, सॉफ्टनेस क्या है, ये चीजें क्या कहलाएगी, पाल्पेशन। ये चारों स्टेज होती है। अपने को स्पेशल फोकस करवाया है एब्डोमिनल के अंदर। याद रखिएगा दोस्तों, पहले तो नॉर्मल कंडीशन में क्या रहेगा, कभी भी नॉर्मल कंडीशन के अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के बाद क्या होता है दोस्तों, परकशन। उसके बाद होता है पाल्पेशन, और पाल्पेशन के बाद किया जाता है आस्कल्टेशन। नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, नॉर्मल कंडीशन के अंदर सबसे पहले तो इंस्पेक्शन करोगे, इंस्पेक्शन के बाद क्या करोगे, परकशन करोगे, परकशन के बाद उस ऑर्गेनल कैविटी को पाल्पेट करोगे, और पाल्पेट करने के बाद स्टेथ लगा करके साउंड को सुनोगे। ये तो नॉर्मल सीक्वेंस है, ये तो क्या है दोस्तों, नॉर्मल सीक्वेंस। लेकिन एब्डोमिनल कैविटी का सीक्वेंस अलग होता है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले किया जाता है इंस्पेक्शन, बोले तो नजर घुमा के देख लो। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद करते हैं आस्कल्टेशन, उसके बाद किया जाता है परकशन, और सबसे लास्ट में किया जाता है पाल्पेट। सबसे लास्ट में क्या करोगे डियर, पाल्पेशन। राइट आंसर ध्यान से पढ़िएगा। एब्डोमिनल का पूछे तो ये सीक्वेंस होता है। मैंने तो यहां पर फर्स्ट पूछा है, फर्स्ट पूछ लिया तो इंस्पेक्शन राइट आंसर जाएगा। दोनों में ही फर्स्ट राइट आंसर इंस्पेक्शन होता है। लेकिन एग्जामिनर कभी भी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं पूछेगा, क्योंकि उनको पता है कि नॉर्मल कंडीशन में भी इंस्पेक्शन करते हैं और एब्डोमिनल में भी इंस्पेक्शन ही कर रहे हैं। तो वो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा लास्ट स्टेज, क्योंकि यहां पर लास्ट स्टेज है आस्कल्टेशन और इसके अंदर लास्ट स्टेज है पाल्पेशन। इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, याद रखिएगा दोस्तों, लास्ट स्टेज एग्जामिनर आपसे पूछेगा, क्योंकि नॉर्मल कैविटी में तो आस्कल्टेशन लास्ट स्टेज होती है और एब्डोमिन के अंदर लास्ट स्टेज होगी पाल्पेशन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बढ़िया डियर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछने वाले हैं, इसका राइट आंसर आपका ये चला गया है डियर। नेक्स्ट आपके लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन, कोई भी व्यक्ति अगर नॉरसेट की तैयारी कर रहा है तो नॉरसेट कंप्लीट थ्योरी कोर्स अवेलेबल है, उसको परचेज कर लीजिए। कोई भी व्यक्ति एमसीक्यू बैच की तैयारी कर रहा है तो नॉरसेट स्पेशल एमसीक्यू बैच अवेलेबल है, उसको परचेज कर ले। कोई भी व्यक्ति यूपीपीएससी स्टाफ नर्स ग्रेड 2 की तैयारी कर रहा है तो उस कोर्स को परचेज कर ले। उत्कर्ष के ऊपर बेहतरीन फीचर्स के साथ आपके ऐप पर अवेलेबल कोर्सेज है, तो आज ही इनको परचेज करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करें और उसके अंदर विजिट करें। उसके अंदर आपके फ्री ऑफ कॉस्ट के कुछ मॉडल पेपर वगैरह भी अवेलेबल है, उनको भी दें, अपना आंकलन करें। इनके अंदर बहुत अच्छे फीचर्स हैं दोस्तों, वीडियो के, ऑडियो के, ई नोट्स के, टीचर्स की हैंड राइटिंग पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगी। इसके अंदर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मॉडल पेपर सीरीज अवेलेबल है, टेस्ट सेल्फ क्रिएट अवेलेबल है। तो बहुत अच्छे फीचर्स के साथ उत्कर्ष के कोर्सेज अवेलेबल, आज ही इनको परचेज करें, अपनी तैयारी को मजबूत करें। चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मेनी एएनसी विजिट, कितनी पूछ रहा है, हाउ मेनी एएनसी विजिट आर मिनिमम शुड बी रिकमेंडेड फॉर एएनसी, एएनसी के लिए कितनी विजिट जरूरी होगी दोस्तों, कमेंट कीजिएगा जल्दी से। एएनसी बोले तो एंटीनेटल केयर, किसके बारे में पूछा है, एंटीनेटल केयर के लिए कितनी विजिट जरूरी होगी, एंटीनेटल केयर के लिए कितनी विजिट जरूरी होगी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए डियर जो इस सेशन से जुड़ा हुआ और कमेंट करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा है। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। क्या रहेगा, परचेज कर लिया, बहुत बढ़िया दोस्तों, परचेज कर लिया तो आपने फील कर लिया होगा कैसा कोर्स है और कितना पॉजिटिव कोर्स है। एक बार परचेज कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कायम रहेगा आपका। बहुत सारी एडिशनल चीजें अवेलेबल हैं इस कोर्स के अंदर दोस्तों। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का सी जवाब आ रहा है, बोले तो 4 विजिट। कितनी एंटीनेटल विजिट, तो इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कई बच्चों को। अकॉर्डिंग टू WHO आपको पूछ ले तो इसका सीक्वेंस क्या होता है, 12 वीक, 12 वीक के बाद WHO क्या बोल रहा है आपसे, 12 वीक के बाद बोलता है 16, 28 और 34 वीक। ये 4 विजिट के बारे में आपको अकॉर्डिंग टू WHO रहता है 12, 16, 28 और 34 वीक, सॉरी 12, 20, 28, 34 क्या रहता है अकॉर्डिंग टू WHO, 12, 20, 28, 34 वीक पे WHO बोल रहा है। दूसरी होती है इंडियन गवर्नमेंट, अपनी भारत सरकार क्या बोल रही है, वो बोल रही है 16, 20 और 24 और 36 वीक। याद रखिएगा दोस्तों, अलग अलग सीक्वेंस है। अगर आपको WHO बोल तो दोनों ही रहे हैं 4-4 विजिट का, WHO बोल रहा है 12, 20, 28, 34, WHO बोल रहा है 16, 20, 24, 36, ये अलग अलग सीक्वेंस है। और एग्जामिनर अगर आपको पूछ ले आइडियल विजिट, क्या पूछ ले दोस्तों, आइडियली यानी नॉर्मली प्रेगनेंसी में कितनी विजिट होती है, तो कभी भी कोई 4 नहीं करवाता है, आइडियली विजिट होती है दोस्तों 13 से 14। आइडियली विजिट कितनी होती है, 13 से 14। किसी भी व्यक्ति के घर के अंदर प्रेगनेंसी का काम हुआ तो उसको पता होगा कि डॉक्टर साहब ने कितनी बार बुलाया, 13 से 14 बार उसको हॉस्पिटल के अंदर बुलाया था। कितनी बार, 13 से 14। अब आप बोलोगे सर ये 13 से 14 कब होती है, तो फर्स्ट 7 मंथ के अंदर, जो फर्स्ट 7 मंथ होते हैं ना दोस्तों, वहां तो होगी आपके एवरी मंथ। यहां क्या होगी दोस्तों, एवरी मंथ बोले तो हर महीने में 1 बार बुलाएंगे, 7 बार बुला लिया शुरुआत के 7 महीने में। जो 8वां महीना होगा बोले तो 8th मंथ के अंदर अपन बुलाएंगे 2 बार। कितनी बार बुलाएंगे, 2 विजिट, तो ये 2 हो गई। लास्ट में 9 मंथ के अंदर कब बुलाएंगे दोस्तों, 9 मंथ के अंदर बुलाएंगे 4 बार, तो ये कितनी विजिट हो गई, 4। तो काउंट कीजिए, 7, 4 और 2, 7, 4, 11, 11 और 2, 13, कितनी हो गई, आइडियली विजिट होती है 13। यही सीक्वेंस रहता है। नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान क्या करते हैं, 7 महीने तक डॉक्टर बुलाता है, 1-1 महीने से, बोले तो 1 महीने से आ जाना, 1 महीने से। 8वें महीने में बुलाती है वो हर 15 दिन से, 15-15 दिनों से। और लास्ट वीक के अंदर बोले तो 9 मंथ और 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर कितने, 7-7 दिन से 4 बार बुलाती है। जहां प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाएगी वो अलग बात है। तो आइडियली विजिट पूछ ले तो जवाब देकर के आना 13 से 14, WHO का पूछे तो 4 और इंडियन गवर्नमेंट का पूछे तो भी क्या, 4। वेरी गुड डियर, बहुत बच्चा, बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आ रहा है आप सभी का। राइट आंसर जाएगा सी। चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला आज के सेशन का, क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है द सिग्निफिकेंट साइन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। सिग्निफिकेंट साइन का मतलब होता है एक बीमारी को प्रदर्शित करने वाला साइन। सिग्निफिकेंट पूछ ले चाहे क्लासिकल पूछ ले, अगर ऐसे वर्ड कहीं पे लिखे आ जाए ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, जाने का दोस्तों क्योंकि प्रेगनेंसी आपकी खुद की है, ये कंसेप्ट यहाँ थोड़ा चेंज है। बुलाती है मगर जाने का क्योंकि प्रेगनेंसी आपकी एबनॉर्मल हो जाएगी। क्या है सिग्निफिकेंट, कोई क्या बोलोगे, क्लासिकल। सिग्निफिकेंट कोई बोल सकते हो क्लासिकल, यानी ऐसा साइन जो आपकी बीमारी को प्रदर्शित करता है, आपकी बीमारी को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा होगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या है, आपकी एब्डोमिनल है, ये आपका स्टोमक, ये क्या है दोस्तों, आपका स्टोमक, ये क्या है, ड्यूडिनम। चलेगा, यहां पर जो इंस्पेक्टर होता है, अगर एक इंस्पेक्टर यहां होता है उसको बोलते हैं कार्डियक। ये किसका, ये हो गया कार्डियक इंस्पेक्टर। बोले तो लोअर एंड ऑफ इसोफेगस, इसोफेगस का लोअर एंड पे जो इंस्पेक्टर लगा हुआ है उसको बोलेंगे कार्डियक। और जो आपका लोअर एंड ऑफ स्टोमक पे लगा होता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक।
क्या बोलोगे? पाइलोरिक। अब क्वेश्चन ने पूछा है पाइलोरिक स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोविंग। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी भी कैविटी का क्या हो जाना? नैरोविंग हो जाना। बोले तो छोटी हो गई वो कैविटी। और कौन सी कैविटी? तो ये आपका जो पाइलोरिक इंस्पेक्टर था ना, ये नैरो हो गया। तो यहां से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, मैंने इस प्रकार से ये कैविटी बनाई थी। ये कैविटी क्या हो चुकी है? नैरो। बोले तो ये रास्ता खत्म हो चुका है, कम हो गया, यहां से ब्लॉकेज हो चुका है। और जब यहां पर इस प्रकार का कोई ब्लॉकेज हो गया, किसी भी कारण ये नैरोविंग हो गई, तो ये जो भी फूड कंटेन यहां पर पड़ा है ये आगे की तरफ नहीं जाएगा। ये जो फूड कंटेन यहां पर पड़ा है वो क्या करेगा? आगे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि रास्ता संकड़ा हो गया है, खत्म हो गया, बंद हो गया। तो अब ये क्या करेगी? ये चीज यहां से रीगर्जिटेट करेगी, क्योंकि आगे तो जा नहीं सकते, रास्ता बंद है। अब ये चीज यहां से रीगर्जिटेट करेगी और इसको क्या करेगी? कंप्रेस करेगी, कार्डियक इंस्पेक्टर को कंप्रेस करेगी, और उसी के साथ फोर्सफुल वॉमिटिंग होगी। मरीज के अंदर क्या देखने को मिलेगी? फोर्सफुल वॉमिटिंग होगी। उसी वॉमिटिंग को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। उसी वॉमिटिंग को क्या बोलते हो? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग के अंदर, ये होती है नॉन बिलियस। क्या होती है दोस्तों? नॉन बिलियस। याद रखिएगा क्या चीज हो गई? आपका इंस्पेक्टर ब्लॉक हुआ है, कौन सा? पाइलोरिक वाला। और जो बिलियस बोले तो बाइल आता है ना, बिलियस का मतलब होता है बाइल से, और बाइल जो बाइल का सिक्रेशन करता है लीवर, और लेकर के कौन आता है? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट आकर के आपकी खुलती है कहां? एम्पुला ऑफ वेक्टर, बोले तो ड्यूडिनम वाले हिस्से में खुलती है। अब मान लो कोई सप्लाई आकर के यहां खुले और अपने कहां है? ब्लॉकेज यहां पर है, तो मरीज को वॉमिटिंग तो पहले ही हो गई सप्लाई से, तो बिलियस का आएगा ना, बाइल तो यहां पर आएगा। बाइल का फॉर्मेशन, बाइल कहां ड्रेन हो रहा है? आपके ड्यूडिनम पार्ट में। ड्यूडिनम पार्ट में आपका बाइल आकर के खुल रहा है, उससे पहले वॉमिटिंग हो रही है। इसी के कारण मरीज को कौन सी? फोर्सफुल वॉमिटिंग होगी, नॉन बिलियस। एक नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है कि अगर इसको पाल्पेट करोगे ना तो कैसा फील होगा? तो ये ओवल शेप मास फील होता है। कैसा फील होगा दोस्तों? ओवल शेप। ओवल शेप मास फील होता है। याद रखिएगा कैसा मास फील होगा? ओवल शेप। यानी यहां जब आप पाइलोरिक इंस्पेक्टर को फील करोगे, पाइलोरिक इंस्पेक्टर को जब आप फील करोगे तो आपको हार्डनेस देखने को मिलेगी, और वो हार्डनेस कैसी होगी? ओवल शेप। कैसी होगी? ओवल शेप के अंदर देखने को मिलेगी। पहला बोल रहा है फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग, नहीं, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी वॉमिटिंग, या तो भरमार है वॉमिटिंग की। प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है फोर्सफुल वॉमिटिंग। सॉरी, जब ये बच्चा वॉमिट करता है ना तो लगभग दूर जाकर के गिरती है, क्योंकि फोर्सफुली ये वॉमिटिंग देखने को मिलती है। सी लिखा है वॉमिट, ब्लड इन वॉमिटिंग, इसको बोलते हैं हीमेटमेसिस। इसको क्या बोलोगे दोस्तों? हीमेटमेसिस। हीमेटमेसिस का मतलब होता है ब्लड के अंदर वॉमिटिंग का आ जाना, सॉरी, वॉमिटिंग के अंदर ब्लड का आ जाना। लास्ट में क्या लिखा है? बाइल इन वॉमिटिंग। बाइल इन वॉमिटिंग यहां देखने को नहीं मिलेगा। बाइल इन वॉमिटिंग यहां देखने को नहीं मिलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, बाइल इन वॉमिटिंग यहां नहीं, यहां तो नॉन बिलियस होगी, बाइल आएगा ही नहीं, क्योंकि बाइल तो नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ। आईसीपी ऑल्सो सीन इंक्रीज इन, क्या पूछ रहे हो दोस्तों? गौतम जी क्या पूछना चाहते हो? आईसीपी ऑल्सो सीन इन इंक्रीज आईसीपी, किस कंडीशन में आईसीपी बढ़ा रहे हो? आईसीपी भी इंक्रीज। आईसीपी वैसे बढ़ जाएगा क्योंकि इसके अंदर क्या होगा? मरीज के अंदर अल्टर्ड हो जाएंगे आपके नर्वस सिस्टम के पार्ट, और नर्वस का प्रेशर क्रिएट होगा, और उसके दौरान बच्चे का आईसीपी, क्योंकि बार बार जब वो जोर जोर से क्या कर रहा है? फोर्सफुल वॉमिटिंग कर रहा है। फोर्सफुल जब प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग करेगा तो उस कंडीशन में लिटिल बिट आईसीपी इंक्रीज हो सकता है, आईसीपी बढ़ने की संभावना रहती है। बाकी ये कंपलसरी नहीं है कि आपका आईसीपी बढ़े या नहीं बढ़े, ये जरूरी नहीं है कि हर मरीज में आईसीपी बढ़ेगा, लेकिन संभावना बोले तो रिस्क जरूर होती है। राइट आंसर जाएगा बी। चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है आज के सेशन का? ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे। जी हाँ, आईसीपी वाले मरीज के अंदर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलती है, क्योंकि वो जाकर के आपके वोमिटिंग सेंटर को सप्रेस कर देती है। जी हाँ, वो इन्फेंट के अंदर अगर किसी बच्चे के अंदर आईसीपी बढ़ जाएगा तो वो जाकर के किसको सप्रेस कर देगा? सीटीजेड सेंटर। आपके ब्रेन के अंदर होता है सीटीजेड। कौन सा सेंटर होता है दोस्तों? सीटीजेड सेंटर। याद रखिएगा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीटीजेड सेंटर को सप्रेस कौन करेगा या कंप्रेस कौन करेगा?
इसको कंप्रेस करेगा आपका आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। यानी अगर आपकी खोपड़ी के अंदर प्रेशर को बढ़ा दें, अगर आपकी खोपड़ी के अंदर प्रेशर को बढ़ा दे तो सारे ऑर्गन में प्रेशर बढ़ेगा। उसके टाइम क्या किस पे प्रेशर बढ़ेगा, सीटीजेड सेंटर पे प्रेशर बढ़ेगा और वो जाकर के उसको स्टिमुलेट कराएगी। तो मरीज में क्या देखने को मिलेगी, वोमिटिंग। कौन सी वोमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। कौन सी वोमिटिंग दोस्तों, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। याद रखिएगा कौन सी वोमिटिंग, तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग आईसीपी में। कारण क्या है, या अगर कारण पूछे तो याद रखना सीटीजेड सेंटर कंप्रेशन। कारण क्या रहेगा, सीटीजेड कंप्रेशन। चलेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम बच्चों का ए आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन को समझा देता हूं। विच स्टेशनरी बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के अंदर नर्सिंग के लिए लागू करने वाली स्टेशनरी बॉडी कौन सी है। भारत के अंदर क्या होगा दोस्तों, इंडिया लिख दिया। इंडिया के अंदर नर्सिंग एजुकेशन को स्टैंडर्ड मेंटेन करवाने के लिए सीटीजेड दोस्तों सेंटर होता है, आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट है, आपके ब्रेन के अंदर पाया जाने वाला एक पार्ट है। जैसे नहीं होता है कि सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, वैसे ही आपकी ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है और उस सेंटर का नाम है सीटीजेड। वो रेस्पॉन्सिबल होता है वोमिटिंग के लिए। जी हाँ, खोपड़ी में पाया जाता है। इंडिया के लिए कौन सी बॉडी रेस्पॉन्सिबल होगी, पहला बोल रहे हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, दूसरा बोल रहे हैं नॉर्थ अमेरिकन एसोसिएशन काउंसलिंग, तीसरा बोल रहे हैं स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग और लास्ट बोल रहा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो याद रखिएगा क्या जवाब जाएगा, इंडिया की बात हो गई तो आईएनसी। इंडिया के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा किसी भी स्टेशनरी बॉडी, तो आईएनसी। कब स्टैब्लिश हुई थी, 1947। कब स्टैब्लिश हुई थी, 1947। वहीं पर अगर आपको पूछ ले किसके बारे में, आईसीएन के बारे में। आईसीएन आया था दोस्तों 1899 में, इंटरनेशनल काउंसलिंग ऑफ नर्सेज। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ध्यान से पढ़िएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से पढ़ के जवाब दे दीजिएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज रिवर्ट एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर किसके बोला गया है, फाउंडर का मतलब हो गया मॉडर्न नर्सिंग का जनक कौन है। पहला बोल रहा है बेटी न्यूमैन, दूसरा आपसे बोल रहा है जेम्स वाटसन, तीसरा आपसे बोल रहा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल और लास्ट ऑप्शन बोल रहा है वर्जीनिया हेंडरसन। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, राफेल बना दो। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है अब तो। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा लास्ट आंसर क्या होने वाला है। चलेगा, बेटी न्यूमैन ने किसके बारे में बताया था, तो बेटी न्यूमैन ने बताया था रिलेशनशिप के बारे में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी दी थी। आईपीआर के बारे में बताया था दोस्तों, किसके बारे में, आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की थ्योरी दी थी बेटी न्यूमैन ने। ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या लिखा है, जीन वाटसन। जीन वाटसन ने आपके किसके बारे में बताया था, जीन्स के बारे में बताया था। किसके बारे में दोस्तों, जीन्स के बारे में, यह भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन है वर्जीनिया हेंडरसन। तो वर्जीनिया हेंडरसन ने दी थी 14 नीड थ्योरी। याद रखिएगा 14 नीड थ्योरी किसने दी थी, तो आंसर जाएगा वर्जीनिया हेंडरसन। तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर जाएगा, वेरी गुड, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या बोलते हो, फादर एंड मदर ऑफ नर्सिंग। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही क्या है, फादर एंड मदर ऑफ नर्सिंग। और इन्होंने एक थ्योरी और दी थी, उसका नाम होगा एनवायरमेंटल। इसको क्या बोलोगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक और थ्योरी दी थी, एनवायरमेंटल थ्योरी। क्लियर है दोस्तों। राइट आंसर क्या जाएगा, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग ही किसी को बोलते हो आप, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। बर्थ कब हुआ था, डेथ कब हुई थी पता है ना, बर्थ हुआ था 12 मई को, 12 मई 1820 को। और डेथ कब हुई थी दोस्तों, 13 अगस्त 1910। याद रखिएगा डेथ कब हुई, 13 अगस्त 1910। जन्म कहाँ हुआ था, फ्लोरेंस इटली में, डेथ हुई थी इंग्लैंड में। आज का सेशन का यही समापन होगा दोस्तों। तो आई होप आप सभी लोगों ने आज की क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। 360 डिग्री सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो जुड़ना ना भूलिएगा। रोज होगी, शाम को होगी, इसी समय होगी 4:15 बजे। आज का सेशन यहीं तक रहेगा। वैसे ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पढ़ते रहिएगा, उत्कर्ष परिवार के साथ बने रहेगा। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है कद देखना आसमान का। अब आसमान को नहीं देखना है कि अपन कितने ऊपर उड़ रहे हैं, जब तक एग्जाम को क्रैक नहीं कर रहे हैं, जब तक अपनी तैयारी को मजबूत रखना है, पढ़ाई के अंदर बने रहना। उत्कर्ष परिवार के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।